तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा हर प्रोग्राम की शुरुआत हमदे खुदा से होती है, उसी तरह इसका आगाज किया गया। मैं एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए, और खास तौर पर उस बच्चों का मैं खैरो मकदम करता हूँ जो आज यहाँ पर आए हैं। और आज जो ओपन डे है, वेडनेसडे, संडे की हमको तारीख नहीं मिल पाई, उस वजह से हमने वेडनेसडे रखा है यहाँ पर। और उस वजह से कुछ बच्चे जो नहीं आ पाए हैं, तो उनके घर से भी अगर कोई आया है तो मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और हम अब प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर बुलाते हैं सबसे पहले हमारे गुजरात के एक जाने माने चेहरे हैं, हाजी गुलाब साहब, जिन्होंने बिरादरी की खिदमत में कई साल गुजार दिए और बिरादरी की जो बहुत अच्छी खिदमत करते आए हैं, और उनकी वजह से बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचती है। और मैं उनका खूब इस्तकबाल भी करता हूं और उनको दावत देता हूं कि वो आए। जिसका मकसद तालीम है, गुजराती में शिक्षा बोलते हैं। तालीम का माना क्या है, तालीम किस लिए है? तालीम का माना क्या, तालीम किस लिए है, तालीम क्यों जरूरी है, तालीम से आदमी की क्या पहचान है और न तालीम वाले आदमी की क्या सलाहत है। परवरदिगार ने भी पहली आयत जो नाजिल करी वो तालीम के ऊपर ही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही जो नाजिल हुई वो पढ़ने लिखने के ऊपर ही थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, लेकिन पढ़ाई के ऊपर बोला। दूसरी आयत में आदमी को खून की फटक से बनाया। इंसान को हमने खून की फटक से बनाया। इकरा और रब्बुकल अकरम, कलम के जरिए और पढ़ने के जरिए अपना रुतबा कितना बुलंद कर सकता है। तो अंधा और पढ़ा लिखा आदमी बराबर हो सकते हैं क्या? उजाला और अंधेरा बराबर हो सकता है क्या? जाहिर और आलिम बराबर हो सकते हैं? दीन की तालीम भी जरूरी है और दुनिया की तालीम भी जरूरी है। क्योंकि बहुत से पढ़े लिखों हमने देखा है नाकामयाब है। क्यों? दीन की तालीम होगी तो आदमी के अंदर शऊर पैदा होगा, अखलाक पैदा होगी, सीरत पैदा होगी, किरदार पैदा होगा। दुनिया की तालीम से क्या ना दुनिया की चीजें पैदा होगी, दुनिया की चीजें बना पाओगे आप, लेकिन अखलाक पैदा नहीं हो सकते। मैंने पढ़े लिखे लोगों के माँ बापों को ओल्ड हाउस में देखे हैं। इंजीनियरों के माँ बाप, डॉक्टरों के माँ बाप, उनकी खिदमत करने का भी उनके पास जज्बा नहीं। क्यों? कि दीन की तालीम नहीं है। और जब दीन की तालीम और दुनिया की तालीम, इस्लाम के अंदर तालीम के लिए कोई ट्रेड नहीं। माँ की गोद से लेके और कब्र तक तालीम की हासिल करने का हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर आप कब्र तक पहुंचो, वहां तक की हासिल करते रहो। दवाई देने की आएगी तो मौलवी नहीं करेगा, और जनाजे की नमाज पढ़ाने की आएगी या निकाह पढ़ाने की आएगी तो वो डॉक्टर नहीं करेगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने दोनों काम करके बताए हैं। आज से 150-150 साल पहले फजले हक खैराबादी जो जज भी थे और इमाम भी थे, जो जज भी थे और इमाम भी थे, कोर्ट के जज, और वाले फारिग होने के बाद में इमामत भी करते थे। तो दुनिया के इल्म के साथ में दीन का इल्म भी जरूरी है। अब इतने आदमी बैठे हैं, अगर किसी से पूछो कि कुरान शरीफ कितने पढ़े हुए हैं
तो मैं समझता हूँ 5-10 टका निकलेगी, 20 टका निकलेगी। और मैं पूछूं उर्दू कितने पढ़े हुए हैं, 1 टका भी नहीं निकलेगा। तो उर्दू भी पढ़ना जरूरी है और अंग्रेजी भी पढ़ना जरूरी है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, खुले हैं गरीबों के लिए मैखाने, खुले हैं गरीबों के लिए मैखाने, उलूम में ताजा की सरगर्मियां खुला नहीं। वो ये कहते हैं कि इंग्लिश इदारे जो खुले हुए हैं, स्कूलें जो खुली हुई है, उसमें आप तालीम हासिल करो, या तो खुला नहीं करो। लेकिन इसी सुरूर में पोशीदा है मौत भी तेरी, इसी सुरूर में पोशीदा है मौत भी तेरी। अगर तेरे बदन में सोचे ला इलाहा है, अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है, तो ये जो भी तेरी पढ़ाई कोई काम दुनिया में तो तेरे को शोहरत मिल जाएगी, लेकिन आखिरत में मिलने वाली नहीं। और हम मुसलमान आखिरत का एतबार रखते हैं। हमारे अकीदा कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी आने वाली है। तो दुनिया के इल्म के साथ में दीन का इल्म भी सीखें और जरूरी है। कुरान का मुताला एक मर्तबा आप तर्जुमे के साथ में जरूर करें। कुरान का मुताला, कुरान का तर्जुमा एक मर्तबा जिंदगी में। आपने बहुत सारे नावल पढ़े, पेपर पढ़े, किताबें पढ़ी, टीवी देखे, पिक्चर देखे, सब कुछ देखा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है एक मर्तबा कुरान का तर्जुमा आप जरूर पढ़ें। यह आसमानी किताब है और हमारी जिंदगी का नक्शा है उसके अंदर, हमारी जिंदगी का चलने का तरीका है उसके अंदर। ज्यादा वक्त न लेते हुए इम्तिहान करता हूं। अल्लाह ताला आपको और मुझको दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। पर इन लोगों ने जो ये काम किया है बहुत माशाअल्लाह अच्छा है। कई बच्चे पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके पास फीस नहीं। दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं। हम फिजूल खर्चों में पैसे बहुत खर्च करते हैं। हमारे शादी विवाह में भी इतने सारे खर्च होते हैं जिसके ऊपर हद नहीं। दूसरी कौम जो हमारे से भी कई गुना आगे हैं, उनको देख करके हमारे अंदर कोई तगय्युर, कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो उस पर भी मेरी गुजारिश है, हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे सरफरोश जो है, तो उसमें कटौती करे और बच्चों की जो पढ़ाई का जो ट्रस्ट बना हुआ है, अरे जो मेहनत जो कर रहे हैं, इनको ताउन करें। ये जो ट्रस्ट बना हुआ है, अगर ये मुकम्मल तौर से चलेगा और इनके पास में जखीरा होगा, तो हमारे कौम के जो बच्चे हैं यकीनन एक दिन आगे बढ़ेंगे, दीन में भी बढ़ेंगे, दुनिया में भी बढ़ेंगे। दीन दुनिया दोनों की तालीम मिलेगी इंशाअल्लाह। इनको पूरा पूरा सपोर्ट करें, ऐसी मेरी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। जब तक कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करोगे, उनको हौसला नहीं दोगे, उनकी अच्छी तरबियत नहीं करोगे, तो वो बच्चे आगे बड़े तो हो जाएंगे, पढ़ भी लेंगे, लेकिन वो इंसानियत नहीं सीख पाएंगे जो माँ सिखा सकती है। और आप जो मेरी बहनें हैं वो बेहतरीन लीडर्स होनी चाहिए, और आपके ही घर में से आप बेहतरीन लीडर्स को जन्म देने वाले हो। जो बेहतरीन लीडर्स माँ होगी वो अपने बच्चों को भी, देखो हमको आने वाले वक्त में लीडर्स की जरूरत है हमारे समाज में। अभी आप देखेंगे हम लोग हमारे पूरे समाज में घूमेंगे फिरेंगे, हमको नहीं मिलेंगे ऐसे लीडर्स जो एक अच्छे मुकाम पर हो। और जयपुरी लोहार समाज ट्रस्ट हम लोग जो कोशिश करें, हमारी कोशिश यही है कि हमारे बच्चे जो पढ़े, मुस्तकबिल उनका अच्छा हो और वो कुछ बने, ताकि ये जो समाज है शिक्षित होता जाए और धीरे धीरे हम हमारे समाज से लीडर्स लेके आएंगे। अभी हम गुजरात में, मैं खाली एक छोटा सा जितना मेरे नॉलेज में है, मैं नहीं जानता कि हमारे में से कोई लोहार, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेन अच्छा लीडर्स है, कोई अच्छी पकड़ रखता है या किसी भी फील्ड में एक अच्छी पकड़ रखता है। उसकी वजह क्या है कि हम पढ़ने लिखने में बहुत पीछे हैं। ये बात जाने दो कि अभी की जो ऐसे देखे जाए तो पॉलिटिशियन ज्यादा तक पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे समाज को ऊपर लाना चाहते हैं। और समाज को ऊपर तभी लाया जा सकता है, एक ही विकल्प है हमारे पास, वो है एजुकेशन। हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उनकी अच्छी तरबियत करेंगे तो इंशाल्लाह कल को हमारे समाज से अच्छे लीडर्स होंगे। और यही हमारा एक मोटो है, हम जो भी काम कर रहे हैं। और आज कई लोगों को इसमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात समझ लीजिए आप कि आज के दौर में
शिक्षा एकमात्र विकल्प है समाज को आगे लाने के लिए। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मैं इस ट्रस्ट के साथ जुड़ा हूं, जो हम लोग इसी के पीछे पड़े हैं कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने की कोशिश करें। अब मैं बुलाना चाहता हूं जयपुरी लुहार समाज ट्रस्ट के हमारे प्रेसिडेंट इस्लाम भाई अगवान, वो आएंगे और आपको ट्रस्ट के बारे में कुछ बताएंगे। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जयपुरी लुहार समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, पहली बार, और सभी को नजदीक रहे और एक अच्छी सुविधा, अच्छा एयर कंडीशन ऑडिटोरियम हॉल, और किसी शहर में मिलना थोड़ा टफ था और अहमदाबाद में इजी था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये हम अहमदाबाद में करें। नंबर 2, हमारे अहमदाबाद के जो बिरादरीन के भाई लोग हैं, उनकी एक बड़ी तमन्ना थी कि यार हम ही सब जगह जाते हैं, आप लोग यहाँ नहीं आते हो, तो इस बार हमने ये कार्यक्रम खास तौर पे अहमदाबाद के लिए अहमदाबाद में रखा है। जो बाकी दुनिया में दूसरे समाज एडॉप्ट कर रहे हैं, उसी कल्चर को हम अपने बच्चों को दें, ताकि हमारे बच्चे प्राउड फील करें कि नहीं, हमारा समाज में भी आऊ બધું થાય છે। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जमीन पे ही बैठे रहते हैं और बस वो उस टाइप के कार्यक्रम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज शिक्षा को लेके जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ना, ये कार्यक्रम शुरुआत जरूर है पर अंत नहीं है। वक्त पे हमें चलना है, इसलिए मैं वापस मेरे टॉपिक पे आता हूं, जिस टॉपिक के लिए मुझे यहां पर बुलाया गया है। तो आप सभी लोग जयपुरी लुहार बिरादरी से हैं, इसमें बाहर तो कोई नहीं है ना। मैं थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन करता हूं, तो बाहर से कोई नहीं है, ऑलमोस्ट सभी लोग 100% लोग बिलोंग फ्रॉम जयपुरी लुहार समाज। तो सवाल ये आता है कि जयपुरी लुहार समाज ट्रस्ट गुजरात, जो बोर्ड मेरे पीछे आप देख रहे हो, जो बैकड्रॉप आपको दिखाई दे रहा है, ये बैकड्रॉप हम 10 लोगों ने नहीं बनाया। ये खास, मेरी ज्यादा लंबी स्पीच नहीं है, पर आप लोगों को इस चीज को खास सुनना है कि ये नाम आया और ये संस्था का जन्म हुआ, ये हमने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये खास ध्यान रखना आप लोग। 2021 में 11/12/2021 में हिम्मतनगर में समग्र गुजरात की जनता ने एक जगह पे मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, पूरा दिन वहां पर दिया और पूरा विचार विमर्श करने के बाद ये संस्था बनी। और पूरी गुजरात ने मिलकर 10 लोगों को चुना था और उन 10 लोगों की जिम्मेदारी थी इस संस्था को चलाने की। पर आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे अनफॉर्चुनेटली बोलूं या फॉर्चुनेटली बोलूं, पर आज मैं अकेला इस संस्था को चला रहा हूं। ये मेरी कंपनी नहीं है, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस मेरा नहीं है। मैं ये जो काम कर रहा हूं या मेरी टीम जो काम कर रही है, वो मेरे लिए नहीं कर रही है, या हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से। वी आर नॉट सिंगल रुपी चार्ज टू यू कि आज यहां पर आपको बुलाया, हमने कोई चार्ज किया। तो ये संस्था की जिम्मेदारी पूरी गुजरात की बिरादरी ने उन 10 लोगों को दी थी, उसमें से सिर्फ हम 3 लोग आज की तारीख में, वो 10 में से 3 खड़े हैं, बाकी के 7 भाग गए। ये जवाब आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि जब हमने आपको इलेक्ट करके दिया था, आप क्यों भाग गए। मैं आज भी खड़ा हूं, मैं आज भी उस जगह पे खड़ा हूं जहां पर मुझे आपने जिम्मेदारी दी थी। मैंने मेरी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे हट नहीं की, मैं बैकफुट पे नहीं गया। मेरा शेड्यूल, मेरे अपने खुद के बिजनेस या बाकी चीजों को लेते हुए मैं ये देखता हूं कि मुझे अगर समाज ने जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूं, और अभी तक मैंने निभाई है। पर आज आप सबको ये सवाल लोगों से पूछने चाहिए कि वो तो 7 लोग भाग गए, उन लोगों को आप क्या रिस्पेक्टेबल मानते हो? जब 2021 में पूरे गुजरात ने मिलके
इलेक्शन करके, सिलेक्शन करके एक बॉडी बनाई और उस बॉडी में से कुछ लोग आगे पीछे हो गए, या कुछ लोगों ने नेगेटिविटी करी, कुछ लोगों ने काम में रुकावटें डाली, बिरादरी की तरक्की को रोकने की कोशिश की गई। ऐसे लोगों से आपको सवाल पूछना चाहिए। हम आज मैं और मेरी टीम, वो जो लोग गए उतने लोग हम नए लाए। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे अच्छे लोग मिले और मैं वो अपनी स्पीड से काम कर रहा हूं। पर ये लॉस किसकी हो रही है? ये लॉस आप लोगों की हो रही है। और ये चीज मैं आप लोगों को आज इसलिए बहुत प्रेशराइज करके बोलना चाहता हूं कि जब तक आपके मुंह में जबान नहीं होगी, ये समाज का शोषण होता रहेगा। पिछले 100 साल 200 साल से अगर हम देखें तो जयपुर इलुहार समाज ने क्या तरक्की करी। कोई भी आदमी यहां पर आके मुझे बोल सकता है, मैं ओपन चैलेंज बोलता हूं कि पिछले 50 साल के ले लो, ज्यादा लंबी मत लो, देश आजाद होने के बाद आफ्टर 1947, ये 76 ईयर में हमने क्या उखाड़ लिया? क्या हमने डॉक्टर प्रोड्यूस कर दिए, इंजीनियर प्रोड्यूस कर दिए, क्या हमने साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर दिए, क्या अगर हम दीन की भी बात करें तो क्या हमने मौलाना प्रोड्यूस कर दिए? क्या कर लिया हमने? या क्या हमारे समाज में से 60-70% लोग आईटी रिटर्न फाइल करते हो गए? क्या हमारे रिटर्न 50 लाख के ऊपर हो गए? क्या हम 1 करोड़पति हमारे में कितने होंगे? तो हमने कर क्या लिया? 75 ईयर्स में हमने क्या किया? और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उन लोगों को आज भी आप आओ बैठो। अरे क्यों बैठो यार, क्यों बैठो? मैं ओपन बोलता हूं, जिसको मेरा स्पीच रिकॉर्ड करना है कर ले, जिसको मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। क्योंकि ये दुख है यहां पर कि 75 ईयर्स तक आप लोगों को गरीब रखा गया, आप लोगों को मासूम रखा गया, आप लोगों को मजबूर रखा गया। फलाना भाई आवला जना ही सगाई होली। क्यों तुम नहीं कर सकते हो? बहुत सारी चीजें हैं। पिछले 75 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 75 ईयर्स में हम लोगों ने, गुजरात की सिर्फ बात करता हूं मैं, बाकी इलाकों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम गुजरात में बसते हैं तो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गुजरात में हमने क्या डेवलपमेंट की। हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, हमारे पास खुद के हॉस्पिटल हैं, क्या है? अगर आज मेरे समाज में से कोई बच्चा अगर ये बोल दे कि मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है और मेडिकल के लिए मुझे 5-6 लाख रुपए डोनेशन देनी पड़ेगी, मुझे पेमेंट शीट पे एडमिशन मिल रही है, कौन आप में से खड़ा होकर उसको एडमिशन करवाएगा? कौन करवाएगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछो। और जब तक सवाल आप पूछना नहीं चालू करोगे ना, तब तक आपको लोग डराते रहेंगे और आप डरते रहोगे। ये किसी के खिलाफ की बात नहीं है, पर जो आज सिस्टम चल रहा है या जितने सालों से ये सिस्टम चल रहा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब उस सिस्टम को उखाड़ के फेंकने का टाइम आ गया है। यस और नो? आवाज नहीं आ रही। यस वाली आवाज हो रही थी कि यस। अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम गलत है, अगर आपको लगता है कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जो मैं आज जिंदगी जी रहा हूं वो मुझे 10 साल के बाद नहीं जीनी, मेरे बच्चों को मुझे अच्छी लाइफ देनी है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर लाना है, अगर इस टाइप की सोच, तो आपको वैसे लोगों के साथ बैठना शुरू करना पड़ेगा, आपको वैसी सोच रखनी पड़ेगी, आपको जमीन से उठ के ऊपर आना पड़ेगा। और वो तभी आ पाओगे जब आप एजुकेशन लेवल पे बढ़ोतरी करोगे, और एजुकेशन तभी बढ़ेगा जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति तभी अच्छी होगी जब अच्छे लोगों के साथ बैठोगे। एम आई राइट? मेरे ख्याल से किसी को नींद नहीं आ रही। ये चीजें देखिए, शायद जयपुर इलुहार समाज बिरादरी के इतिहास में पहली बार कोई आदमी स्टेज पे खड़े होके इस टाइप की बात कर रहा है, राइट? नहीं तो पंचो उस्मानो बांटो, पंचो सिंह नहीं बांटो, इसको बंद कर दो, उसको चालू कर दो।
मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि उस ऐसी प्रथा से बाहर आ जाओ जिससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। किसी को मेरी सिंगनी बंद करनी हो तो कर दे, किसी को रिकॉर्डिंग करना हो तो कर लेते हैं, पर जिस चीज से 200 साल में कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या आपको उम्मीद है कि अब आने वाले 200 साल में आपको बेहतर भविष्य दे पाएगी वो सिस्टम? नहीं दे पाएगी। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, इरफान भाई मेरा वक्त हो जाए तो बोल देना। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जिन समाजों में पंचायती नहीं होती, जानते होंगे ना, बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहां पर पंचायती नहीं होती। अगर मैं अपने हिंदू भाई का समाज देखूं तो वहां बनियों में नहीं होती, पटेल में नहीं होती, दूसरी कम्युनिटी में नहीं होती। तो क्या वो हमारे से गए गुजरे हैं? हम उनसे बहुत ऊपर हैं, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कैसे हम ऊपर हैं? तो ये तो प्रूफ है कि इस चीज से कोई बेनिफिट नहीं है, फिर भी हम उसको 4-5 लोगों के फेवर की वजह से हम उस चीज को पकड़ के बैठे। सही है कि गलत है? पूरी बिरादरी को फायदा नहीं है, पूरी बिरादरी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप लोगों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि उस चीज को बायकॉट करो। क्यों? कोई एक मुजरिम या कोई एक अर्जदार या कोई एक फरियादी उस स्टैंड पे खड़ा होकर अपनी फरियाद को जब बोलता है तो बाकी के लोग हंसते हैं, मजे लेते हैं, और जो माइक पे खड़े होते हैं उसकी इज्जत निकालते हैं। सही है गलत है? तो क्या आपको अपने भाइयों की इज्जत उतारने में मजा आएगी? आपको कोई सोशल कोर्ट चलानी है, चलाओ, बेधड़क चलाओ, पर वो एक बंद रूम में होनी चाहिए। वहां पर वही लोग होने चाहिए जो आरोपी या फरियादी है, या उसके कनेक्टेड लोग होने चाहिए। आप उसको फैसला दो, सामाजिक तौर पे फैसले देना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर किसी को ओपन में खड़ा करके जलील करना, ये मैं नहीं मानता हूं कि आज की तारीख में भारत सरकार भी इसकी इजाजत नहीं देती। कानूनन तौर पे जो गुजराती में कहिए तो जाहिर में तमे कोईનું अपमान ना करी सको, कायदाकीय रीते गुनो बने छे। और आप किसी को सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकते, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें आपको सजा हो सकती है। ये भी रिकॉर्ड कर लेना। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो बैकड्रॉप आपको दिख रहा है, इसको बचाने के लिए मैंने अपने 2 साल दिए हैं, और 2 साल से मैं ये मेहनत कर रहा हूं, अकेला जजूम रहा हूं, और मेरे साथ में मेरी टीम जो लगी है वो दौड़ रही है, दिन रात हम लोग एक कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम हम आपसे एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपको खुल के हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। यस और नो? वरना हम सबके पास भी काम है, हम भी आवाम बन सकते हैं, पर हम आज आपकी आवाज बने, हम आवाम नहीं बने। तो इसके लिए अगर आप हमें हौसला देंगे तो हम आगे लोगों से काम करवा पाएंगे, या लोगों का विरोध करना होगा तो भी हम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। गुजरात में करीब 12 से 14 हजार लोगों की पॉपुलेशन है जयपुरी लोहार समाज की, अगर हम गिने अप्रोक्सीमेटली, उसमें से करीब 8-9 हजार लोगों के डेटाबेस मेरे पास रेडी हैं, और बाकी के जिन लोगों ने डेटाबेस में एंट्री नहीं की, उनका डेटा नहीं है, तो वो एंट्री भी अगर हम गिने तो 12,000 लोग, अगर उसको हम परिवार के हिसाब से डिवाइड करें तो करीब 3,000 साढ़े 3,000 परिवार गुजरात में रहते होंगे। ऐसा बराबर एक रफ आइडिया है। 3,000 घर हम मान के चलते हैं, 3,000 घर अगर हम मान के चलते हैं तो 3,000 घरों में आप मुझे, मैं जो सवाल पूछूं ना उसका जवाब आप जोर से आवाज में देना। 3,000 घरों में हर संडे को गोश्त आता होगा, हाँ या ना?
गुड। 3000 घर में 1 किलो अगर गोश्त आता हो 600 रुपए का, तो कितने रुपए का हुआ? 3000 किलो हुआ, 18 लाख का हुआ। हम ये 5 संडे को अगर गोश्त खाते हैं 1 किलो, तो कितने रुपए का हुआ? ऑलमोस्ट 1 करोड़। ऑलमोस्ट सोच सकते हो आप कि हम इतनी बड़ी फिगर को सिर्फ डकार जाते हैं। और यही बात मैं अगर आके आपको बोलूं कि आपको 1 साल में 1200 रुपए सिर्फ ट्रस्ट में देने हैं, वो 1200 रुपए आप ही में से किसी के भाई के एजुकेशन में, किसी के मेडिकल में, किसी की और काम के लिए उपयोग में आएंगे, तो वो पैसा आपके पास नहीं है। पिछले 2 साल मैंने मेहनत की, 2 साल में मेरे पास सिर्फ 400 मेंबर आए, ओनली 400। देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि ગુજરાતમાં આપણે રહીએ છીએ અને ગુજરાતની એક બહુ પ્રચલિત કહેવત છે, ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય। और जो सपना हम देख रहे हैं इस बैनर के नीचे खड़े होके, ये सपना आप सब लोगों को देखना पड़ेगा। जब तक आप ये सपना नहीं देखोगे, ये सपना साकार नहीं हो पाएगा और हो सकता है एक दिन हम भी थक के बैठ जाएं। तो क्या आप लोग ऐसा चाहोगे? आज जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को शुरू से लेके आज अंत तक, आज 6:30 बजे तक हम इसका टोटल खर्च का काउंटिंग करें तो अभी तक वी स्पेंड मोर देन 2 लाख रुपीज पर्टिकुलर दिस इवेंट। आपको तो चार्ज नहीं किया हमने। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें भी पता है, पर हम अपने समाज के सभी लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हम दुनिया के बाकी समाज से नीचे नहीं है, हम दुनिया के बाकी समाज के पैरेलल हैं और एक दिन हम भी उड़ान भरेंगे, हमारे बच्चे भी उड़ान भरेंगे। आज उनको वो कॉन्फिडेंस हम लोग यहां से देना चाहते हैं कि तुम लोग पढ़ो बेटा, अगर तुम्हारे माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जयपुरी लुहार समाज ट्रस्ट बैठा है, हम चाहे कुछ भी करेंगे और उन बच्चों को पढ़ने से रोकेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। मैं आपको एक छोटा सा हिसाब देता हूं कि अभी तक क्योंकि ये हिसाब इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों ने जो हमारे ऊपर भरोसा रख के जो पैसा डोनेट किया, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ है अभी तक, वो मैं आपको थोड़ा सा रफ बताता हूं। जिसमें से 1,02,940 रुपया मोड़ासा समूह लगन में ट्रस्ट ने जिम्मेदारी ली थी कि हम चाय पानी कराएंगे। उसका खर्चा, सबसे पहला खर्चा हमारे ट्रस्ट में वही है। दूसरा है 16,030 रुपये तलोद में जो सालाना जलसा रखा गया था, उस सालाना जलसे में ट्रस्ट की तरफ से मेडल और ट्रॉफी दी गई थी और बाकी कुछ खर्चे हुए थे, वो हमने वहां से किए थे। 4,75,800 जकात में जो हमारे पास पैसा आया वो हमने लोगों में दिया, जहां पर जरूरत थी वहां पर दिया। मैं उनके नाम बताना नहीं चाहूंगा, पर वो अमाउंट हमने वहां पर तकसीम की। 47,000 रुपया 47,000 रुपीज विद्या सहाय के लिए हम लोगों ने दिया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, जिनको एडमिशन की जरूरत थी, बाकी चीजों की जरूरत थी, उन लोगों को हमने वो पैसा दिया। 1,15,000 रुपये मेडिकल के लिए लोगों को हमने हेल्प की अभी तक। 34,562 रुपया बिजनेस डेवलपमेंट सेमिनार हुआ था, उसके बारे में आगे इसमें स्पीच में आएगा, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। पर जो बिजनेस डेवलपमेंट सेमिनार फर्स्ट टाइम इन आवर कम्युनिटी, कि हम लोग उस लेवल की भी सोच रखते हैं कि हमारे बिजनेस में कैसे डेवलप किया जाए और हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 25,233 रुपए की राशन किट हमने बांटी है। ये राशन किट की मैं आपको बात बताऊं कि करीब 48 ऐसी औरतें हैं जो बेवा है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है,
तो उन लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है, रमजान में तो हम भेजते हैं, बट इसके अलावा जब भी बीच में ही अगर उनका कोई फोन आ जाए कि मैं मुश्किल में हूं या तकलीफ में हूं, तो मेरे बंदे वहां पर जाके उनके घर पे किट पहुंचा के आते हैं। 24,300 स्कॉलरशिप जो हिम्मतनगर प्रोग्राम हुआ था उसके लंच का एक्सपेंडिचर हुआ था, और 3,69,692 रुपए समूह लगन में जो कुल खर्च हुआ था उसमें एडिशनल जो खर्च हुआ वो ट्रस्ट ने भुगता है। और एक बंदा है जिसको हमने लैपटॉप मोड़ासा के अंदर दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम को स्पीड दें। और अगर आपको लगता है कि आपको अपना भविष्य सुधारना है, आपको लगता है कि कोई ऐसी टीम अभी तक नहीं थी, वो टीम हमारे समाज में मिली है और वो टीम काम कर रही है, तो आप लोगों को उस टीम को सपोर्ट करके खड़ा रहना पड़ेगा। देखो, ये देश जब आजाद हुआ था ना, सिर्फ गांधी जी और सुभाष चंद्र से नहीं हुआ, आवाम उनके पीछे लगी थी। અમદાવાદનો ઇતિહાસ જોઈએ ને તો સૌથી મોટી અહીંયા જો આઝાદીની ચળવળમાં કહેવાય તો એ દાંડી यात्रा है, राइट। तो वो दांडी पुल आज भी है वहां पर साबरमती में, अगर आप देखोगे तो वहां पर वो गांधी जी अकेले नहीं निकले थे, हालांकि आगे गांधी जी थे पर पीछे पब्लिक थी। तो वो हमारे पीछे आज आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और तभी हम ये चीजें कर पाएंगे, वरना तो क्या होगा कि एक दिन हम भी थक के बैठ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे समाज के बच्चों का फ्यूचर जो ब्राइट होने जा रहा है वो हमेशा ब्राइट ही रहना चाहिए, वो डार्कनेस में कभी नहीं जाना चाहिए। सो ये संस्था हमारी नहीं है, ये संस्था हम सबकी है और हम सब मिलके इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे और हम सब मिलके इस संस्था को एक दिन इस लेवल पे ले जाएंगे कि हमें फक्र होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी संस्था है जहां से एक पैसा भी ऊपर नीचे नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। स्पीकर की जरूरत है। इस्लाम सर अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है और उन्होंने बहुत अच्छी चीजें समझाई है और उनकी बहुत सी बातें समझने जैसी है। एक बात मेरे को याद आई, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि हमारे समाज में प्रथा है ना, वो बहुत चलती आई, हम प्रथाओं के पीछे बहुत चलते हैं। प्रथा मतलब कोई रिवाज। तो उन्होंने, हम कहीं जा रहे थे तो एक मेरे को स्टोरी सुनाई थी कि एक जगह पे मिलिट्री कैंप था, वहां पे एक बेंच थी, बेंच जिसपे बैठा जाता है। तो वहां पर एक बेंच को दो गार्डों ने, वो बेंच के आसपास में दो गार्ड खड़े रखे थे, वो मिलिट्री के अफसर ने, वो बेंच के आसपास में दो गार्ड खड़े रहते थे, वो उसकी रक्षा करते थे। और उस दौरान वो जो मिलिट्री का अफसर था उसकी कहीं बदली हो गई, वो चला गया। और उसके बाद जितने भी लोग आते हैं ना, वहां पर दो गार्ड खड़े ही रहते थे, वो बेंच के आसपास में हमेशा से खड़े रहते थे। कई साल गुजर गए, वो प्रथा बनती चलती आ गई। मिलिट्री के दो जवान सिर्फ उस बेंच की रक्षा करते थे, आसपास खड़े रहते थे। तो एक जो मिलिट्री अफसर नया है, उसने सोचा कि यार ये बेंच में ऐसा क्या है कि यहाँ पर हर वक्त दो गार्ड 24 कलाक तैनात रहते हैं। तो उससे पूछा तो किसी को पता ही नहीं था। तो फिर उसने वो तलाश करते करते उस अफसर तक पहुंच गए जिस अफसर ने वो दो गार्ड खड़े रखे थे। और वहां उनसे पूछा कि मुझे बताइए सर, ये ऐसा बेंच में ऐसा क्या है कि यहाँ पर दो गार्ड हमको हमेशा खड़े रखने पड़ते। तो उसने तो बोला, यार वो तो उस टाइम पे उस पर कलर लगवाया था, इसलिए मैंने दो आदमी खड़े रखवाए थे कि कोई बैठ ना जाए। पर लोगों ने इसको प्रथा बना दी, कई सालों तक चलता है। तो हम लोग क्या है, प्रथा को समझ नहीं पा रहे कि हमारे समाज में ऐसी क्या चीजें हैं जिसका मकसद क्या है और इससे हमको फायदा क्या है। सबसे पहली बात देखो, हर इंसान दुनिया में फायदा और नुकसान देखता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो। पर हम लोग क्या है, हम फायदा नुकसान नहीं देख रहे, हम बस उसको चलाते आ रहे हैं जो एक चीजें चलती आ रही है। और इसमें बदलाव कब आएगा, जब एक समझदार, जैसे वो समझदार अफसर आया, उसने उसको फॉलो नहीं करा, उसने उसकी तहकीक करी, तब उसको पता चला कि ये फालतू चीजें थी। तो इसी तरह से अगर कोई प्रथा को अगर समझना है तो उसके लिए जरूरी है एजुकेशन। देखो, घूम फिर के बात तालीम पर ही आएगी, क्योंकि ये प्रोग्राम का पूरा मोटो ही तालीम है। हम यहाँ पर तालीम के अलावा कोई बात करेंगे ही नहीं। और जो सर ने आपको बात बोली कि हमने जो ट्रस्ट चलाया, ट्रस्ट के पीछे जो मेहनत करी, जो लोग आए, लोग हट गए, लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो कुछ भी है, आप एक बात समझ लो, पिछले 2 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप में से कोई एक बंदा उठ के ये कहते हैं कि 2 साल में ट्रस्ट के वजह से कोई नुकसान हुआ हो समाज को,
हमने हमेशा फायदे की काम करी है, लोगों की मदद करी है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो पर्सनल मेडिकल हेल्प हो या किसी भी तरह से। और सर ने जो हिसाब आपको बताया अभी, वो हिसाब ऑन रिकॉर्ड है, सिर्फ वो हिसाब है जो हमने ट्रस्ट से लिया है। आपको बता दूं, इसके अलावा भी कई लोगों की मदद की गई है और वो हमने ट्रस्ट के पैसों से नहीं की है, हमने खुद अपने जेब के पैसों से उनकी मदद की है। और लोगों को ये ट्रस्ट बनने से पहले हम एक टीम थे और हमने टीम के हाथ पे ये काम करा। और ये हमारा पहला एजुकेशन सेमिनार नहीं है, ये दूसरा है। इससे पहले हमने हिम्मतनगर में भी ये सेमिनार करा है, जब ये ट्रस्ट नहीं था और एप्लीकेशन टीम थी। उपस्थित લુહાર સમાજના ભાઈઓ બહેનો માતાઓ દીકરીઓ, આ જે સમાજ છે એ ખૂબ સારી પ્રવૃત્તિ ચલાવે છે। મેં આગળના બે જે વક્તાઓ છે એમના જે મંતવ્ય છે, એમનું જે પ્રવચન છે એ મેં સાંભળ્યું। જયપુરી લુહાર સમાજ એ સમાજને આગળ લાવવા માટે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ કરે છે અને એમણે પોતાની જે વ્યથા સંભળાવી એ પણ તમારે સમજવા જેવી છે। કારણ કે કારવા જે છે એક માણસથી ચાલતો નથી, એની સાથે ઘણા બધા માણસોનો ટેકો હોવો જરૂરી છે। તો તમે બધા ઘણા બધા સમર્થકો છો, તમે આ સમાજને ઘણું બધું પ્રોત્સાહન આપી અને આને તમે જીવંત રાખી શકો છો। હવે એજ્યુકેશનની વાત કરું તો આપણા જે હુજૂર છે, આગળના પ્રમુખશ્રીએ સરસ કહ્યું, ઇકરા પઢો રબ કે નામ છે। તો આપણે બધાએ તાલીમ લેવાની છે, દીનની દુનિયાની। દીનની તાલીમ એ આપણા મગફરત માટે છે, દુનિયાવી તાલીમ એ આપણી દીનને ટકાવી રાખવા માટે ખૂબ જરૂરી છે। અને આજના આપણા સમાજની જો વાત કરીએ તો બધા સમાજમાં જો સૌથી ઓછી તાલીમનું જો કોઈ ક્ષેત્ર હોય તો મુસ્લિમ સમાજ છે। કારણ કે હું તો ઘણું નજદીક રહ્યો છું, આ એજ્યુકેશનની સાથે ઘણું નજદીકથી મેં કામ કર્યું છે। તો આપણે આ સમાજને આગળ લાવવું હોય તો પહેલા તો આપણા જે સમાજના જે મા બાપ છે એમને તાલીમ આપો, એમને બાળકોને એજ્યુકેશન માટે પ્રોત્સાહિત કરો। અને જો મા બાપ પ્રોત્સાહિત કરશે તો આ સમાજનું દરેક બાળક આગળ અભ્યાસ કરી શકશે। બીજું કે આપણા સમાજમાં દીકરીઓનું એજ્યુકેશન બહુ જ ઓછું છે। ખરેખર એક માં દીકરી એ માં છે, ભવિષ્યની ફ્યુચર છે। અને જો દીકરીને આપણે ભણાવીશું તો એના જે સંતાનો છે એને સારી તાલીમ આપી શકશે। અને આપણા વડાપ્રધાને પણ કહ્યું છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ। એટલે જો સૌથી વધુ આપણે જો શિક્ષણનું ભાર આપવું હોય તો દીકરીઓને આપણે પ્રશિક્ષિત કરવી પડશે, એના અભ્યાસ માટે આપણે બધાએ આગળ આવવું પડશે। કારણ કે એક માં એ પોતાના ઘરને ઘણું બધું આગળ લઈ જઈ શકે છે, પોતાના બાળકોને સારા સંસ્કાર આપી શકે છે। તો દીકરીઓના અભ્યાસ માટે આપણે બધાએ જાગૃત થવું પડશે। કારણ કે ઘણા સમાજમાં જોયું છે કે દીકરીઓ એ પ્રાથમિક એજ્યુકેશન પણ કરતી નથી અને પ્રાથમિક એજ્યુકેશન પછી એનું એજ્યુકેશન પણ પૂરું થઈ જાય છે। તો સમાજમાં ઘણા બધા કારણો છે એના માટે, છતાં પણ આપણે આપણી જે દીકરીઓ છે એને આપણે શિક્ષિત કરવી પડશે। કારણ કે એ ભવિષ્યની માં છે અને આદર્શો માદર માકી ગોદ વો પહેલા મદરસા। એ અનુરૂપ આપણે જો સમાજને શિક્ષિત કરવો હશે તો આપણે દીકરીને શિક્ષિત કરવી પડશે। દીકરી શિક્ષિત હશે તો આપણો સમાજ આપોઆપ શિક્ષિત બનશે। અને જે બાળકો 10મા ધોરણમાં 12મા ધોરણમાં ઘણા બધા મેડિકલ લાઈનમાં છે, ઘણા બધા એન્જિનિયર છે, એ બાળકો જો આપણે જીવનમાં આગળ આવવું હોય તો ઘણા એવું સમજે છે કે આપણે નપાસ થઈ ગયા, આપણા 35% આવ્યા, 10મામાં 35, 12મામાં, તો એનાથી આપણું જીવન પૂરું થઈ જતું નથી। મેં હમણાં એક કિસ્સો સાંભળ્યો કે એક સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલાના એક હિન્દુ ભાઈ હતા, એમના ગણિતમાં 35, વિજ્ઞાનમાં 35, સમાજમાં 35, 10મા ધોરણમાં, પણ હિંમત ના હાર્યા, આગળ વધ્યા, 12મું ધોરણ પૂરું કર્યું, પછી MA કર્યું, આર્ટ્સમાં ગયા, BEd કર્યું, શિક્ષકની નોકરી લીધી અને શિક્ષકની નોકરી લીધા પછી એ વ્યક્તિએ વગર કપાત પગાર લીધા વગર એમણે જે કઠિન પરીક્ષા કહેવાય છે UPSCની, આપણા ભારત દેશની,
એ યુપીએસસીની પરીક્ષા એમણે ક્રેક કરી, 2 વખત નિષ્ફળ રહ્યા, પણ ત્રીજા પ્રયત્ને સફળ થયા અને આજે સુરતના કોઈ નાના ગામમાં ડીડીઓ તરીકે પોતે સેવા બજાવે છે કે જેના 35% હતા. 10માં 12માં બી એમનું સામાન્ય પરિણામ, પણ હિંમત હાર્યા નહીં. એટલે આપણે ઘણી વખત એવું બને છે કે આપણું રિઝલ્ટ આપણા અપેક્ષા મુજબ ના આવ્યું હોય તો ઘણા બાળકો અભ્યાસ છોડી દે છે, ઘણા નાસીપાસ થાય છે. તો એમાં આપણે નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી. હિંમત મર્દે તો મદદ ખુદા. તમે આગળ વધો, અલ્લાહ તાલા તમારી સાથે છે, પણ કોની સાથે? જે હિંમતથી કામ કરવા માંગે છે, જે આગળ વધવા માંગે છે એના માટે. અને મા બાપને પણ હું ખાસ સલાહ આપું છું કે પોતાના બાળકોનું મોટિવેશન કરે. જ્યાં જ્યાં એમને તકલીફ છે અભ્યાસમાં, બાળક ફેલ થાય, બાળક નાપાસ થાય, આગળ ના વધે, તો એને શાળાએ મોકલો, એને તમે મોટિવેશન કરો, એને તમે લાલચ આપો. બાળકને ઘણી બધી લાલચો છે, એ લાલચ આપો અને બાળકનું મોટિવેશન તમે કરો તો બાળક ઘણું આગળ વધી શકે. અને આપણા માટે તો આપણા આઈપીએસ સર સાફિન હસન સૈયદ એ આપણા મોટો છે. એમને ખૂબ ગરીબીમાં જીવન વિતાવ્યું છે. તમને ખબર છે, બધાએ કદાચ વાંચી હશે, પણ એમનો આત્મકથા ખૂબ ગરીબીમાં માં પેલા રોટલા બનાવતી હતી હોટલના, બાળક સફીન હસન ધુમાડામાં વાંચતા હતા, ધીમે ધીમે આગળ વધ્યા. પૈસાની તકલીફ હતી તો આ જેવો તમારો સમાજ છે એવા ઘણા સમાજે એમને હેલ્પ કરી અને એમને દિલ્હી આઈએએસ ની જે આઈપીએસ ની પરીક્ષા છે એના મોટે મોકલ્યા. એમાં એક્સિડન્ટ થયો, અકસ્માત થયો, હાથ તૂટી ગયા, પગ તૂટી ગયા, છતાં પણ પાટે બાંધીને પરીક્ષા આપવા ગયા. સરસ, લગભગ 3rd રેન્કમાં એમને પરીક્ષા પાસ કરી. ત્યાર પછી એમનું જે ઓરલ જે એક્ઝામ હોય છે એ એક્ઝામમાં જે વખતે એમને સખત તાવ હતો છતાં પણ હિંમત ના હાર્યા અને એમનું જે ઓરલ એક્ઝામમાં છે એ ઓરલ એક્ઝામ આપવા ગયા અને એમાં પણ એ પાસ થયા અને આજે તમારી સામે એ આઈપીએસ તરીકે સેવા બજાવે છે. એટલે આપણે જીવનમાં ઘણા પ્રસંગો એવા બને છે કે જેમાં આપણી રૂકાવટ ઘણા ફિલ્ડમાં આવી જાય છે, તો એનાથી આપણે હિંમત હારવાની નથી, પણ આપણે ખૂબ આગળ વધવાનું છે. આપણા જીવનમાં એક મોટો બનાવો, એક લક્ષ્ય બનાવો અને એ લક્ષ્યને તમે મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરો, મહેનત કરો. કારણ કે શિક્ષા અને મહેનત એ સફળતાની ચાવી છે કે જે તમારા બંધ જે ભાગ્યના દરવાજા છે એને પણ ખોલી દે છે. એટલે હું વધારે કહેતો નથી, પણ એક વાત કરું કે मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है. એટલે આપણે હौसलो હિંમત રાખો તો આપણે જીવનમાં ઘણા બધા આગળ વધી શકીએ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. सबसे पहले तो मैं आप सभी का वो जयपुरी लोहार समाज ट्रस्ट का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा किया है, बोलने के लिए मुझे एक मौका दिया गया है. मैं निमाड़ कमेटी का सेक्रेटरी हूं, उस नाते से मुझे दावत दी गई थी. हम कहीं ना कहीं इस ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं और आप सभी से जाकिर भाई तलाला मोड़ासा वालों को वो आएंगे और जयपुरी लोहार समाज ट्रस्ट ने जो अभी मृत्यु सहाय योजना जो एक शुरू की है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे. मृत्यु सहाय की समझ और नियम में आपको बता देता हूँ. मृत्यु सहाय के लिए ट्रस्ट के मेंबर होना जरूरी है. अगर आप ट्रस्ट के मेंबर नहीं है तो 1200 रुपये भरकर आपको पहले मेंबर बनना है और इस योजना में मेंबर के लाभ मिलेगा. मेंबर के माँ बाप मेंबर के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं तो वो सहाय के हकदार है. अगर मान लो कि एक माँ बाप एक बाप की 4 औलाद है या 2 है या 3 है, अगर 4 में से किसी एक ने मेंबरशिप ली है और माँ बाप उसी के साथ रहते हैं तो वो सहाय के हकदार है. अगर 4 बेटों में से किसी एक ने मेंबरशिप ली है और चारों एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई में खाना खाते हैं तो चारों इस सहाय के हकदार है. यानी कि अल्लाह न करे मेंबर के भाई या उसके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो वो सहाय के पात्र है.
और अगर चारों ने इस योजना में हिस्सा लिया और माँ बाप में से किसी एक की मृत्यु होती है तो उन चारों में से किसी एक को वारसदार बनाकर उसे वो रकम दे दी जाएगी। इस योजना में ट्रस्ट के मेंबर की मृत्यु पर ट्रस्ट 25,000 की अलग से सहाय करेगा। इस योजना में फिलहाल 1 लाख रुपए देने की योजना बनाई है, पर जितने मेंबर बनेंगे इस योजना में 1 लाख से उसको डिवाइड किया जाएगा। मान लो कि 250 मेंबर जुड़ते हैं तो 250 × 400 के हिसाब से 1 लाख। अगर मेंबर कम ज्यादा होते हैं तो मिलकर इस योजना में हिस्सेदारी लेनी है। एक मैयत होने पर 250 लोग मिलकर 400 रुपए देंगे तो 1 लाख रुपए बनते हैं। वो 1 लाख रुपए मैयत वाले के घर दे दिए जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मृत्यु सहाय योजना के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन तो उन्होंने दे दी, पर मैं थोड़ा ओवरऑल आपको इसका ओवरव्यू देना चाहता हूं कि ये हमने क्यों सोचा, ये आप लोगों को खास समझने की जरूरत है। किसी के भी घर में आज की तारीख में जो बीपीएल लाइफ जीता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अगर उसको कोई उसके घर में कोई मौत मैयत होती है, सबके घर में होगी मौत बरखत है और सबके यहाँ आएगी, हमको भी एक दिन जाना है। पर आप लोग गौर करिए कि जो समाज की समस्याएं हैं हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि उसके घर में मौत हो गई, वो होनी है, एक दिन होगी। समस्या ये है कि कोई भी सिटीजन, सीनियर सिटीजन आदमी की जब डेथ होती है तो डेथ होने के 1-2 महीने पहले वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है। अस्पताल के चक्कर लगाने में काफी सारा खर्चा, डॉक्टर की कंसल्टिंग, मेडिकल, एक्सरे रिपोर्ट, एमआरआई, व्हाटएवर इसमें खर्च होता है। तो एग्जामिनेशन और उसको क्योरिंग करने की जो एक कॉस्ट लगती है उसमें वो आदमी टूट जाता है। सही है गलत? ये बच्चों को शायद नहीं समझ में जल्दी आएगा, पर जो मेरी एज के हैं 50-40 के ऊपर है, 40+ वालों को जल्दी समझ में आएगा। और हर आदमी ये चाहेगा कि मैं अपने बुजुर्ग, अपने सीनियर्स की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करूं, उनसे अच्छे से अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट दूं। इस कॉस्ट को रिकवर करते करते वो आदमी थक जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो जिनकी सेवा कर रहे थे वो चले गए, तो उस वक्त इंसान माली हालत से भी कमजोर हो जाता है और मानसिक तौर पे भी वो कमजोर होता है। फिर उसके बाद जब मैयत हो जाती है, हम लोग आ जाते हैं, फातिहा तो करनी ही पड़ेगी। वो तो 11 भी होलो, 12 भी होलो, 40 भी होलो, सभी होलो, तो वहां उसको निपटा डालते हैं। बुरा मत लगाना, मैं थोड़ा हंसी मजाक के मूड में भी बात कर लेता हूं। सही है कि गलत है? तो फिर बेचारा भागता है, रिश्तेदारों से उधार लेता है या गांव से किसी से उधार लेता है और वो काम करता है। तो ये सारी परेशानियों को, इन मुश्किलों को हमने समझ के ये योजना बनाई कि योजना ट्रस्ट की नहीं। इस चीज को आप खास तवज्जो देना कि ये योजना कोई ट्रस्ट की नहीं है। ट्रस्ट सिर्फ गार्डियन है, ट्रस्ट सिर्फ इसकी मैनेजमेंट कर रहा है। ये योजना आप लोगों की है। जैसे जाकिर मैंने बोला कि सहकारी योजना है, तो सहकारी योजना का मतलब ये है कि हम कम से कम 250 लोग का एक समूह बनाएंगे, एक यूनिटी बनाएंगे, और 250 into 400 = 1 लाख रुपीज गिवन टू बेनिफिशियरी। जो भी आदमी होगा उसको हम वो 1 लाख रुपया दे देंगे, और जब दूसरी मौत होगी तो वापस हम 400 रुपया उनसे रिकवर करके एक जगह पे डिपॉजिट रखेंगे। जब तीसरा कोई केस आएगा तो उनको दे देंगे। समझ में आ गई? क्लियर? इस योजना को आगे चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए? जोर से बोलो यार। रफीक मैंने बोला ना, ऐसा मैं ज्यादा दूर से नहीं आया हूं, पर मुझे मजा तब आएगी जब आप लोगों को मजा आएगी। आज ये 3-4 घंटे हमने अपने लाइफ के यहाँ पर बहुत जबरदस्त इन्वेस्ट करने वाले हैं, और जबरदस्त चीजें आप यहाँ से आज सीख के जाओगे। और मेरा ये दावा है कि आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोहार बिरादरी को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। सही है? तो वो मोमेंट, वो जोश, वो जुनून
आप लोगों में भी आना चाहिए। आप लोगों को भी वो खुशी होनी चाहिए कि ये मेरा घर का प्रोग्राम है, मेरा खुद का है, मेरे समाज का है। तो मैं अपने समाज को बेस्ट से बेस्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये स्कीम पसंद आई होगी और सब लोग इस स्कीम में जुड़े और 250 लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि अनवर भाई एक ऐसे स्पीकर हैं, मैं आपको एडवांस में गारंटी देता हूं, ना गवा तो पैसा बाचा। ये ऐसे स्पीकर हैं, इनको सुनने के बाद शायद आपका बिरादरी की तरफ से बहुत सारा नजरिया बदलेगा। और इनको एक लंबा एक्सपीरियंस है हमारी बिरादरी को पंचायती से लेके डेवलपमेंट तक का। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनवर भाई के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्लाम भाई ने हद से ज्यादा तारीफ कर दी। वैसे हम तो घुटमते अनुभव लेते लेते यहां तक आए। यहाँ पर जो आज का प्रोग्राम जो रखा गया है, इसकी सोच इसके मगज में आई है। वो जयपुरी लोहार समाज ट्रस्ट को मैं ज्यादा से ज्यादा उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसी सोच हमारे समाज में कोई लाया ही नहीं, किसी के दिमाग में आई ही नहीं। बस सर यही सोचा कि फलाने माने की जीत के इसको यूं करना को और इसको यूं करना। इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं सीखा मेरे बिरादर के भाई। बहुत अनुभव है मुझे। और रही तालीम की बात, तो आज तालीम पर मैं ये कहूंगा कि तालीम ही होती तो एक मुफ्ती को गोल के ये कौन नहीं पीती। तालीम होती लंबे लंबे चप्पे पहन के अगर एक मुफ्ती की जगह को देखते कि मुफ्ती तक पहुंचने में कितना समय लगता है कि 4 ब्याह करने से कोई मैं मेंबर बन गया, ये बात नहीं है। एक मुफ्ती की पोस्ट पे जाके सोचो और वो जो कहता है उसको नहीं मानती वो कौन, वो क्या तालीम की बात करेगी। किसी की जिंदगी के अहम फैसले लेने में अगर ये कौम इतनी माजूर है कि किसी को बस उतार पाना है तो अल्लाह से भी आगे हो जाओ पर इसको उतार दो। ये गलत है। आने वाले बच्चों को मैं खास कहता हूं कि बिरादरी के मानने की कोई बात तुम चर्चा मत, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले कल के लिए सोचना। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ जीरो है। यह मेरा अनुभव है और मैंने अभी पिछले 6 महीने में देखा है कि मेरे को जो इनाम मिला, जो भी मिला वर्षों का परिणाम, मैंने दिल से तय कर लिया कि यहाँ बैठना ही बेकार है। हम अलीफ नहीं जानते, हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, पर जब मुफ्ती आता है तो उसका आदर करता है कि वहां तक जो पहुंचता है वो आम चीज चाहिए। वो मुफ्ती है, वो क्या बोलता है वो सुनो, नहीं कि तुम लोहार बन के उसको बोल के पी जाओ। एक तो मैं हमारे जितने भी आज इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको अनवर भाई की बातें अच्छी लगी हो तो एक बार खड़े होकर उनके लिए तालियां प्लीज। एक रिस्पेक्ट होती है किसी भी लीडर के लिए और वो हमें दिल से देनी चाहिए। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। जयपुर लोहार समाज ट्रस्ट के पूरी टीम, प्रमुख, उपप्रमुख और तमाम कार्यकर्ता, आने वाले हमारे तमाम मेहमान, बुजुर्ग, कौम के खिदमतगार, बहनें, बच्चे और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जश्न ईद मिलाद का महीना है तो दुरूद शरीफ का एक तोहफा पेश करें बड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इस्लाम भाई की जो मन की बात है वो हम सब ने सुनी। इस्लाम भाई एक शेर आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आपका दिल का दर्द आपने बयान किया कि इतनी खिदमत के बाद एक मुद्दे की बात बताऊंगा कि इल्म की बात हो गई कि इल्म कुरान के अंदर सबसे ज्यादा इल्म के बारे में बताया है। हाजी गुलाब भाई बरोबर है, सब दाना लोग बैठे हैं। इल्म के बारे में कुरान के अंदर सबसे ज्यादा इल्म के बारे में बताया गया है, चाहे वो इल्म दुनियावी हो या दीनी हो, वो हम तमाम का फर्ज है, फर्ज ऐन है। वो हो गई बात। अब रही ट्रस्ट की बात कि ट्रस्ट जो काम कर रहा है
वाकई में वो काम कभी अपने नेटवर्क के बाहर नहीं आया, यानी मांडे के बाहर नहीं आया। वो काम ये हो रहा है जो पूरे इंडिया में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। इन्होंने इनकी मन की बात बताई, इनका दिल का दर्द भी बताया। कभी अगर मैं इतना काम कर रहा हूं तो फिर जो लोग, ये अगर क्रिकेट टीम है तो वो एम्पायर है, क्रिकेट टीम के अंदर एम्पायर का ज्यादा काम होता है, यस नो करने का, उंगली ऊंची करने का, जो भी हो। तो इनका मतलब ये जो है कि भी इनको ज्यादा से ज्यादा मेंबर चाहिए, पूरा सरकार चाहिए, और ये जो कामगिरी कर रहे हैं उसके अंदर पूरी मदद चाहिए सबकी, तो ये कामयाब हो सकता है। इनका दर्द ये है। लेकिन इस्लाम भाई, तूफान गश्त कर रहा है मेरी कश्ती को, तूफान गश्त कर रहा है मेरी कश्ती को, गश्त हमारे तवाफ, तूफान गश्त कर रहा है मेरी कश्ती को, और लोग समझ रहे हैं कश्ती भंवर में है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, कश्ती भंवर में नहीं है। हाँ, एक बात है कि जब अपने समझ में आ जाए तो ये कारवां को चलाने के लिए इसार खाली खुद भी, मैं खुद भी, अगर मेरी कोई गलती हो तो भी मैं साथ हूं। जहां बुलाओ, जैसा बुलाओ, लोगों ने तो कुछ दिया होगा तो हिसाब भी मांगा होगा, मैंने हिसाब भी नहीं देखा, मुझे आज तक पता भी नहीं है कि क्या हिसाब है इनका। फिर जो वादा करो तो क्या क्या है, इसमें क्या हिसाब देखने का है। ऐसा तो है नहीं कि अपन जो डोनेशन देंगे उन्हीं से इनका ये खर्चा निकालेंगे, ऐसी तो कोई पोजीशन नहीं है। इनको तो काम करना है बिरादरी का, और बताना है सही क्या है गलत क्या है। दूसरी बात, अनवर भाई ने एक मुद्दे की बात बताई कि कभी अपने कुएं के बाहर निकले ही नहीं। एक बात समझ लो, बात उनकी सही है, लेकिन बात मानने की भी सही है। पंच जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है भाई, पंचायती चलानी, बच्चों को लाना ले जाना, कार व्यवहार, लुकलाव पैरावणी, बात वो भी जरूरी है। लेकिन एक फर्क यहाँ एक ऐसा आ रहा है, मेरा नजरिया कह रहा है कि जिस तरह से इन्होंने बच्चों को, स्टूडेंटों को हौसला अफजाई करी, ऐसी हौसला अफजाई उन मांडे चलाने वालों को इनकी करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, इनको सीने से लगाना चाहिए और थोड़ा सहयोग देना चाहिए। जो 2 डिवीजन हो गए उसको एक करने की या दाना लोग बैठे हैं वो मदद करे, ऐसे मेरी भी उम्मीद है। अल्लाह इनको कामयाब करे, हम सब मिलकर साथ देंगे, दुआ भी करेंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां हाजिरी भी देंगे। और आप सबसे मेरी इल्तिजा है कि आप सब लोग भी इनके साथ रहो, हम सब मिल के साथ रहेंगे, इसको अंजाम देके कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हर बात से कुछ ना कुछ चीजें सीख कर जाएंगे। अब हम लोग गुजरात में एक स्लोगन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारी बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। उसका एक रीजन है कि जैसे मैंने पहले बोला कि माँ तरबियत में सबसे ज्यादा हिस्सेदार है, तो अगर हमारी आपकी बेटी अभी जो पढ़ेगी और खुद पढ़ लिख कर बनेगी, कल को वो माँ बनेगी तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी, क्योंकि उसको नॉलेज होगा। मान लो कि अगर आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में रख तो दिया, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप कैसे अपने बच्चों को घर, उसने सही किया है गलत, आप कैसे चेक कर पाओगे, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे नहीं हो। तो बच्चों को पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप हमारी बेटियों को हम पढ़ाएंगे तो कल को ये बेटियां माँ बनेगी और एक शिक्षित समाज को जन्म देगी इंशाल्लाह। तो बेटियों में से ही मैं अब गुजारिश करूंगा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी की एक बेटी तस्कील बानो, वो आएंगी इंशाल्लाह और अपनी बातें बिरादरी को बताएगी। जोरदार तालियां हो जाएंगी। थोड़ा जोर से कहिए। सब लोग जाग रहे हैं, तवज्जो है सबकी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेमिनार हुआ है। अ वेरी वार्म एंड एनर्जेटिक गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। चलिए थोड़ा बहुत मेरा परिचय कराते हुए, आई एम तस्कीन मयूद्दीन जी लुहार, द डॉटर ऑफ अगवाल हाउस एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ हाजी नजीरुद्दीन जी बसीरुद्दीन जी लुहार। सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ऐसे तो मैं सबसे पहले खुदा ताला का शुक्र अदा करती हूँ, जो कि मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अ ब्यूटीफुल एंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, जयपुरी लुहार समाज ट्रस्ट गुजरात, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस स्टेज पर आकर मैं यहाँ पर कुछ परफॉर्म कर सकूं और कुछ मोटिवेट कर सकूं। क्या पता मेरे
से यहाँ पर इतनी आवाम मौजूद है, इतने सारे स्टूडेंट यानी बच्चे मौजूद हैं, वालिदैन बच्चों के मौजूद हैं। क्या पता यहाँ पर जितनी बातें आप सभी लोगों को बताई गई हैं, अगर यहाँ पर 200 इंसान मौजूद है मगर उन 200 में से सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 लोगों ने भी उस चीज का अमल कर लिया, तो समझो कि हमारी कौम कितनी आगे चली जाएगी, है ना। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ बात चल रही है एजुकेशन की, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वुमन एजुकेशन। लड़कियों के लिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, लड़के पढ़ते हैं नो डाउट, लड़कियों का जहन ज्यादा हो। आपने हर घर में बात नोटिस की होगी, लड़कियां हमेशा लड़कों से पढ़ने में आगे होती है, और सिर्फ पढ़ने में नहीं, मेरा मानना है हत्ता कि हर चीज में लड़कियां अव्वल होती है। मानना है कि नहीं? जिसका मानना हो हाथ उठाए। माशाल्लाह सभी के हाथ उठे। यानी आप लोग भी मानते हैं कि लड़कियां वो सब चीज कर सकती है जो लड़का कर सकता है। कर सकती है? यस नो? हाथ उठाए। यस। तो मेरा यही मकसद था कि आप लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाऊं, खास कर जो बच्चियां बैठी है उनसे, जो बच्चे बैठे, जो लड़के बैठे, मैं कहना चाहती हूँ कि मायूस मत होना कभी जिंदगी से, मायूस मत होना कभी जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना कभी जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। और एक बार जयपुरी लोहार जमात ट्रस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आपको मोटिवेट कर सकूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इसकी वजह है तालीम। आप भी अपने बच्चों को इस तरह बनाना चाहते हो तो तालीम देना बहुत जरूरी है, और जब तक आप तालीम नहीं दोगे ऐसी औलादें नहीं होगी, ऐसे लीडर्स नहीं होंगे। ऐसे स्टेज पे आकर आप यहाँ पर 5 मिनट बात करो, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। और यहाँ पर आकर इतना अच्छा मोटिवेशन आपको दिया है, और मैं फख्र करता हूँ मेरी बहन से, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी माओ बहनों का हौसला बढ़ाया। और एक और हमारी बहन हमारे साथ जुड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आएंगे, मैं उनको बुला रहा हूँ, नूर जहां बानो जो आए, और वो भी मेरी माँ बहनों का हौसला बढ़ाए। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जिन्होंने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आप लोग सब सोच रहे होंगे ये देख के पढ़ रही है, लेकिन मेरा जहन कुछ हालातों की वजह से थोड़ा सा गजनी टाइप का हो गया है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए बेहतर शिक्षा सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास को विकसित करती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। स्कूली शिक्षा और दीनी तालीम जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस बात पर जोर देते थे कि बच्चों को उनकी माँ का इंतखाब करो जो दीनदार हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दौलत देखकर शादी करते हैं उन्हें सरकश बना देती है, जो लोग हुस्न देखकर शादी करते हैं उन्हें मुतकब्बिर बना देता है। या रसूल अल्लाह, हम कैसी औरत से शादी करें? उन्होंने कहा, उसका दीन देखकर शादी करो ताकि तुम्हारे बच्चों को दीनदार बना दे। बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। वहां एक ऐसा अच्छा दोस्त हो सकता है जो बुरे हालात में एक दूसरे का साथ दे। एक औरत क्या नहीं कर सकती, हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ सकती है। अगर शौहर के हालात अच्छे ना हो तो शिकायत की बजाय उसका साथ दे। कैसे? जैसे घर बैठे सिलाई बुनाई करके हम अपने शौहर का साथ दे सकते हैं। जरूरी नहीं हर आदमी मुकम्मल हो, पैसे वाला हो, जरूरी नहीं हर आदमी मुकम्मल पैसे वाला हो। आज इस मंदी के दौर में क्यों ना घर बैठे कम पर्दे में रहकर अपने कदमों पर खड़े
खड़े हो जाएं, गर्व से ही बिजनेस करें। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हालात सही न थे, अपने घर को छोड़ने की बजाय जिम्मेदारी ली, अपने कंधों पर एक संस्था के साथ मिलकर क्लास चलाए। दिन में 2 बार पूरी क्लास चलाने के बाद, अपने बच्चों को संभालने के बाद मैंने घर में सिलाई की और अपने घर को उस ऊंचाई तक ले आई कि आज मेरा खुद का नाम है। मेरे गांव में मुझे नूरजहां में सिवड़वाला से जाना जाता है। मैं अपनी पहचान को, प्यारी बहनों, आज इस दौर में बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी बाप और माँ दोनों के हिस्से है। इतनी बड़ी बात को लुहार समाज ट्रस्ट ने एजुकेशन शब्द में समेटने की कोशिश की। थैंक यू जयपुर लुहार समाज। हम इस शेर पर अपनी बात को खत्म करते हैं, हम इस शेर पर अपनी बात को खत्म करते हैं। तारीख के सीने में लिखी है ये हकीकत, तारीख के सीने में लिखी है ये हकीकत। एक औरत बदल सकती है कौम की किस्मत। थैंक यू जयपुरी लुहार समाज ट्रस्ट। और एक काम मैं और करना चाहती हूँ कि जाकिर भाई, सबसे पहले मैं अपना नाम लिखवाना चाहती हूँ उस संस्था में जिसमें 1200 रुपए डोनेशन देके लाइफ टाइम मुझे सेविंग मिलेगी। जाकिर भाई, ये मेरी बहन डर रही थी कि मैं स्टेज पर कैसे आऊंगी, कैसे बात करूंगी। भाई मेरे को कुछ समझाओ, कुछ सिखाओ, पर मैं यहाँ लेकर आया, उनकी आवाज कांप रही थी। शायद आपको समझ में नहीं आया, पर ये बहन की हिम्मत को लेके वो स्टेज में आपके सामने आई और आपको कुछ बात कर सके। ये जो मंच है ना, यहाँ पर आप खड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा, इतना आसान नहीं है लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों के सामने बात करना। हमारे कालू तो की बेटी है और मेघरेज रहते हैं, इनकी शादी। आप अपना तारुफ पहले कराइए ताकि लोग समझे कि आप कौन है। मैं कालू तो की बेटी हूँ, हाफिज हुसैन लुहार की। मैं बांसवाड़ा से हूँ और मेरा ससुराल मेघरेज है। मैं जिंद्राणों की बहू हूँ और मेरा डर का कारण ये है कि ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि एक दिन मैं जयपुरी समाज के साथ एक अपनी फोटो खिंचाऊं या उस स्टेज पे मुझे एक कदम रखने मिले। ये सबसे बड़ा ड्रीम था। मैं स्पीच सही दे पाई नहीं दे पाई, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मेरा सपना पूरा हो गया। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नूरजा, और बहुत अच्छी स्पीच दी आपने। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 अल्फाज मुझे वापस से बोलना इसलिए याद आ गया कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इस चीज को आप लोगों को गौर से समझना पड़ेगा कि नारी सशस्त्रीकरण, શું કહે છે ગુજરાતીમાં? वुमेन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, राइट। तो जब हम नारी की बात करते हैं तो आप जरा गौर से सोचिए कि जो मैंने पहले भी अपनी स्पीच में बोला था कि जो समाज विकसित है, डेवलप हो चुके हैं, वहां पर ऑलमोस्ट 30 to 40% फीमेल एम्प्लॉयज हैं। Am I right? जब आप ये सोचिए कि कुल जनसंख्या की 30% एडिशनल इनकम गेनर लोग अगर आपके परिवार में बढ़ते हैं तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाएगी। इस चीज को कई दायरों में हम लोग रखते हैं। हमें अपने विचारों को थोड़ा खोलना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को उस कदर एजुकेट करनी चाहिए कि वो अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस करे और अपने आप को एम्पावर करे। जब वो एम्पावर होगी, जब वो लोगों से मिलेगी, बातचीत करेगी, दुनिया को समझेगी, एजुकेटेड होगी, तो आज जो प्रॉब्लम आ रही है मैरिज लाइफ में या सोशल लाइफ में, शायद वो प्रॉब्लम का रेशियो भी कम होगा। सो वुमेन एम्पावरमेंट की हम जब बात करते हैं ना, तो ये एक लंबा ख्याल है। हो सकता है आज आपको पसंद ना आए, पर आज से मेरा दावा है कि 5, 10, 15 साल के बाद ऑलमोस्ट 40 नहीं 50% वुमेन एम्पावर और मेन एम्पावरमेंट होगी।
इंशाअल्लाह। एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब कोई चीज को आज आप सही मानते हो, है ना, आज हम किसी चीज को सही मानते हैं, आने वाले 20 साल 15 साल के बाद वो चीज गलत हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं कि कई साल पहले सती प्रथा को हिंदू सनातन धर्म के अंदर बहुत सही माना जाता था। धार्मिक विधि अनुसार अगर किसी का हस्बैंड गुजर गया तो उस लेडी को उसकी चिता पे बैठ के जलना पड़ता था। इसको सती प्रथा बोलते थे। बहुत लोग जानते होंगे, आज से 500 साल पहले ये प्रथा चलती थी। और जब वो 500 साल पहले जब वो लेडी जलती थी तब पूरा गांव, समाज और बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग वहां पर हाजिर होते थे। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि उस टाइम में, उस जमाने में वो जो क्रिया हो रही थी वो सही थी, राइट? तभी वो करते थे, सही थी ना, वरना कौन जिंदा आदमी चिता पे बैठता है। तो वो मानते थे और बहुत स्ट्रांगली मानते थे कि ऐसा करना ही पड़ेगा, ये हमारे धर्म का रिवाज है। ये चीज उस जमाने में वो सही थी। क्या वो चीज आज इस जमाने में सही है? सोचो। तो जो आज हो रहा है ना, वो हो सकता है आने वाले दिनों के बाद वो गलत हो। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी और वो ठंडे दिमाग से समझनी पड़ेगी। मैं बहुत साइकोलॉजिकली चलता हूं। मैं किसी भी सब्जेक्ट पे ऐसे खड़े होके बड़ी आवाज में बात करना या ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं एक प्रॉब्लम को समझ के, उस प्रॉब्लम की वजह को पकड़ के मैं उस पे काम करता हूं कि आज अगर हमारी बिरादरी में उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, आज हम एक दूसरे को देख के खुश नहीं हो रहे, तो इसकी कुछ तो वजह है, कुछ तो वजह है। और वो वजह मुझे मालूम है। इसीलिए हम आज जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जिस काम पे हम लोग जुड़े हैं ना, क्यों हम, अगर हमें सिर्फ प्रसिद्धि चाहती, अगर हम चाहते कि हम फेमस हो जाए, लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, हम फेमस हो जाएं, तो मैं 5-10 लोगों को गोश्त खिला के फेमस हो सकता हूं। एम आई राइट? क्योंकि वो 5-10 लोग ही हैं जो आपको ड्राइव कर रहे हैं, पूरे गुजरात को ड्राइव कर रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं है। पर ये 12,000 लोगों के लिए मैं उन 5-10 लोगों के सामने खड़ा होकर लड़ रहा हूं। मेरे लिए नहीं लड़ रहा। आई एम नॉट अ सेल्फिश। अगर मैं सेल्फिश होता ना तो मैं उनके साथ बैठ जाता, उनकी वाह करता, उनको गोश्त खिला देता, वो मेरी वाह करते, हर जगह पे फूलार करते, सब कुछ होता। पर मुझे वो नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे एक इमेज दी है, एक रिस्पेक्ट दी है। मेरी अपनी जगह पे, मेरे अपने कारोबार में एक रुतबे पे मैं हूं, मैं ऑर्डिनरी भी नहीं हूं। तो मुझे वो नहीं चाहिए। और हमेशा एक चीज याद रखना, बच्चों, आप लोगों को और बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको मैं एक चीज ये नसीहत समझो या जो भी समझो, पर ये मेरा दावा है कि जो चीज मैं आज आपको सिखाऊंगा ना, आपने जीवन में पहले कभी नहीं सीखी हो। एक चीज हमेशा याद रखना, तारीफ अगर आपसे ऊपर का आदमी आपकी करे तो ही सही है। आपसे नीचे के आदमी अगर आपकी तारीफ करते हैं तो कोई मतलब नहीं है उस तारीफ का। देयर इज जीरो वैल्यू। अगर जीरो वैल्यू वाली तारीफ हमको नहीं चाहिए, हम वो चाहते हैं कि हमारे से ऊपर हो। आज मैं समाज में कहीं जाता हूं ना, तो कई लोग मुझे बोलते हैं, ते पंचायत में कौन बैठो, ते मांडा में कौन आओ। अरे भाई, आके मैं वहां करूंगा क्या? वहां कौन सी ऐसी बात हो रही है जिससे मेरी कौम की तरक्की हो जाए? वहां कौन सी ऐसी बातें हो रही है जिससे मेरे 5 बच्चों के एडमिशन हो जाए? वहां ऐसी कौन सी बात हो रही है कि 2 मरीज को हॉस्पिटल में टिफिन पहुंच जाए? क्या हो रहा है? एक दूसरे की गीबत कर रहे हो, वहां बैठ के एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हर आदमी गुट बना के चल रहा है।
इस तरीके से बिरादरी नहीं चलती। आज बिरादरी को चलाने के लिए आपको विचारधारा बदलनी पड़ेगी। अगर आपने विचारधारा बदल ली और आपको लगा कि आज मैं यहां से जो बोल रहा हूं वो आपको अगर सही लग रहा है, आपके दिमाग में घुस रहा है, तो आप उसको आज रात को गौर करिए। ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है कि हम 3 घंटे यहां पर आनंद लेने के लिए नहीं आए हैं। हम 3 घंटे इसलिए 4 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले समाज, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा क्या योगदान है। आज कई बार मुझे ताज्जुब होता है, ऐसे लोग सरकार को गाली देते हैं जिन्होंने आज दिन तक 1 रुपया टैक्स नहीं भरा। जो रोड पर કેટલા ખાડા છે એટલે આપણે તે टैक्स भरो, तो वो काबिलियत हम पैदा करें, हम देश के विकास में भागीदार बने, हम देश के लिए कंट्रीब्यूटर बने कि यस, इस देश की तरक्की में हमारा हिस्सा है। वी ऑल आर इंडस्ट्रियलिस्ट, हम कोई जॉब नहीं करते। 95% पीपल आर डूइंग ऑन बिजनेस, छोटा बड़ा जो भी होगा हमारा खुद का हम बिजनेस करते हैं। तो वाई वी आर नॉट पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट। हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जिस देश में हम जी रहे हैं, जो देश हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, जो देश हमारे लिए इतना काम कर रहा है, हमारी वो नैतिक फर्ज बनती है कि हम उस देश के विकास में हिस्सेदार बने। और ये सभी को ये चीजें दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब तक आप अच्छे लोगों की संगत में नहीं रहोगे, आपको अच्छे विचार कभी नहीं आएंगे। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं वापस हैंड ओवर करता हूं इरफान भाई को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई। अब सीन ऐसा है कि अब स्पीकर है हमारे पास और भी, लेकिन सबसे पहले तो ये ट्रॉफी देख लो, ये आप में से किसी एक बच्चे को मिलने वाली। जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। इसके पीछे विनर का नाम लिखा हुआ है, मैंने देखा है। और मैं आप सभी से कहता हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये कोई आपकी जीत और हार नहीं है। आपने जो एग्जाम दी है वही आपकी जीत है, तो कोई भी मायूस ना हो। और ये ट्रॉफी जो भी लेके जाएगा आज, मैं अभी से उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो हमारे एजुकेशन टीम से जो लोग आए हैं वो इतनी दूर से आए हैं और वो रिजर्वेशन करवा के आए हैं, उनकी ट्रेन का टाइम है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, और जो स्पीकर बाकी थे, जिन लोगों के नाम मैंने लिखे हुए हैं, और मैं बेहद माफी चाहता हूं उन लोगों से कि मैं उनको यहाँ पर अभी नहीं बुला पाऊंगा, क्योंकि हमारे जो इतने दूर से जो मेहमान आए एजुकेशन टीम वाले, उनके पास वक्त की कमी है। तो मैं अब पूरा स्टेज उनके हवाले करता हूं और बहुत जल्द अब बच्चों के इनाम के बारे में, इनाम का वितरण शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जोरदार तालियां हो जाए एजुकेशन टीम के लिए। जब आपके सामने कोई टीम होगी, आपको कोई गाइड करने वाला होगा, कोई आपके रहनुमाई करने वाला होगा, तब आपके पास वो चीज आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से बाहर निकलकर किसी से लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा भी हो जाऊं ना हाथ देकर कि यार मुझे कहीं जाना है, तो सबसे पहले रुकते क्या पूछेगा मुझसे कहाँ जाना है। अब मेरे को अगर ये पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, तो फिर वो मौका मेरे पास है, उसके बावजूद मैं कहीं पहुंच नहीं पाऊंगा। दैट मीन विजन आपके जहन में क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मेरी कोशिश यहाँ पर ये रहेगी कि हम एक बिरादरी है पूरी, हम 3-4 सेक्शन से, स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास,
पेरेंट्स भी हैं, वालिदैन भी हैं और एक ट्रस्ट भी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ये जयपुरी लोहा समाज ट्रस्ट गुजरात का, जिन्होंने ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया है जहां पर हम लोगों को हमारी बात कहने का मौका मिल रहा है। टाइम की किल्लत है क्योंकि मेरी भी ट्रेन है 8 बजे, बाकी लोगों को भी हम लोग को निकलना है, और पर निकलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो तुम लोग, और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ बच्चों को कि तुम लोगों ने जिस तरह से एग्जाम दिया है ना, और हम लोगों ने एक बात शुरू में करी थी कि आप लोग क्या एग्जाम देना कि हम लोगों को रिजल्ट निकालने में दिक्कत आ जाए, यार किसको फर्स्ट, किसको सेकंड, किसको थर्ड रखें और किस चीज पर कैसे डिसाइड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक रैंक ऐसी जिस पर 2 बच्चे हैं, इसकी वजह यही, ठीक है ना। तो ये बात चल रही है। अब मैं बच्चों से जो बात कर ही रहा हूं, मैं पेरेंट्स से ये बात करना चाहता हूं कि भाई आप लोगों के पास वो चीज है जो बच्चों के पास नहीं है। पढ़ा लिखा होना इंसान का उतना जरूरी नहीं है जितना उसका समझदार होना जरूरी है, सही है कि नहीं भाई। मिसाल के तौर पे एक पौधा है, एक पौधा कैसे बड़ा होता है, अपन बीज डालते हैं, तो पौधा कभी हाथ से खींच के बड़ा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। उस पौधे को बड़ा करने का एक प्रोसेस है। आपको बीज डाल के सिर्फ 2-3 बुनियादी चीजों का ध्यान रखना है कि उसको पानी वक्त पे मिल जाए, उसको कोई जानवर आके खा नहीं जाए, तो हम आस पास में उसकी तारबंदी कर देते हैं। बाकी सूरज की रोशनी जब सुबह आती है तो बाकी काम वो कर देती है, वो बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनता है। लेकिन आप ये सोचो कि यार मैं खींच को इसको बड़ा कर दूं तो वो कभी नहीं होगा। तो बच्चों के साथ मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आपको सिर्फ इनको एक माहौल देना है, बाकी ये सब खुद ही कर लेंगे, क्योंकि जहन आप इनका कुछ नहीं कर सकते, जहन तो पहले से उनके पास है। आपको सिर्फ उनको एक बेहतरीन माहौल देना है जिसके अंदर वो पनप सके, उनको नेगेटिव का थॉट आए तो आप उनको मोटिवेट कर सके, बच्चा कभी लगे कि हमारा गलत लाइन पे जा रहा है उसको चेक कर सके। लेकिन आप उसके जहन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने सबको इन्फाइनाइट दिया है। कौन सा बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा आपको पता नहीं, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ एक अच्छा माहौल दो, इंशाल्लाह बाकी वो सब आगे जाके अच्छा ही कर देंगे। अब हमारी टीम यहाँ पर क्यों मौजूद है, ये मेरा पेरेंट्स से ये था। अब मैं बात करता हूँ कि हम लोग क्यों आए हैं, क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है? आज मेरा ऑफिस का दिन नहीं है क्या? आज अपन वेडनेसडे पर मिल रहे हैं, बुधवार के दिन। आप आज कोशिश करोगे तो कल आएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पास ऐसे ट्रस्ट है। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार मौका मिला है कि मैं गुजरात ट्रस्ट के मेरे को बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बिरादरी ने मुझे याद किया, मैं पहले भी चीज बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि अपना कीमती वक्त देकर आए। मेरा वक्त हो सकता है कीमती हो, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ आपके लिए मेरा वक्त कीमती नहीं है, क्योंकि मैं इसी फैमिली से, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। कौन आके सही करेगा इसको? आज हम कहीं पहुंचे तो देखते हैं एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इतनी है कि जहां पर मेरी पोस्टिंग है वहां पर हमारे पास लगभग 2500 फाइलें हैं, 2500 जीएसटी की, जिसको हम मॉनिटर करते हैं पाली डिस्ट्रिक्ट में। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 3% मुसलमान नहीं, उसमें से 75 भी 75 टैक्स पेयर भी मुस्लिम्स नहीं है 2500 में से। और पॉपुलेशन में हम कहां पर है पता है आपको? गवर्नमेंट मानती 14-16% पॉपुलेशन है मुसलमानों के पूरे देश में, लेकिन हम लोग कहां है? और इसकी सारी वजह क्या है? एजुकेशन है। मैं अच्छे से देखता हूं, जब अपने लोगों से मिलता हूं उनको पता ही नहीं है जीएसटी का मतलब क्या। एक डर है, डर, अरे यार जीएसटी लेने को तो साहब हमारे पीछे डिपार्टमेंट पड़ जाएगा, तो बाकी लोगों को तो पीछे नहीं पड़ा। मेरे सर मुझे कहते थे कि यार पानी में कौन डूबता है भाई? मैंने कहा जिन्हें तैरना नहीं आओ डूब जाओ। कोई हमारे वाली बात करते हैं तो मेरे को कि यार जिन्हें तैरना नहीं आओ कूदेंगे। बात तो सही है ना, वो जिन्हें तैरना नहीं आओ कूदे की कर बाप जी। मैंने वो तो बात सही है बाप जी, बचका ही नहीं, जिन्हें तैरना हो वही चुके सला। यार तुम लोग कोशिश करके फेल हो जाओ, पर कोशिश मत करो, ये मत करना। कभी ये नहीं हो कि मतलब तुमको तुम्हारी जिंदगी में मलाल हर बार सताता रहे कि काश 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 कोशिश कर लेते। कोशिश करके फेल होना बेहतर है बजाय इसके कि तुम कोशिश नहीं करके फेल हो जाओगे। तो जो मैं कह रहा था ना तुमको कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, हम भी ऐसे ही आए, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे जिन्होंने अटेंडेंस लगवाई ना, आए हुए ना, हाथ खड़ा करो कितने बच्चे, और पेरेंट्स जो आए हैं बच्चों की तरफ से वो हाथ खड़ा कर दें। एक छोटी सी गुजारिश है, आप सब लोग एक बार यहाँ जाइएगा इस तरफ, ताकि नाम बाय नाम ले तो आप यहाँ से आकर बच्चों के सर्टिफिकेट, स्टूडेंट इधर आ जाए, स्टूडेंट और उनके साथ जो उनके पेरेंट्स आए, अगर कोई स्टूडेंट नहीं आया उसकी जगह उसके वालिदैन में से कोई आया तो वो यहाँ पर आ जाए, और सभी आ जाए, सभी लोग। ये सोहेल भाई आपको गुजराती में ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे?
तो मैं नहीं जानता कि मुझे किसी का नाम बोलने की जरूरत है। जो भी बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, आओ ऊपर आओ। ताने मारवाड़ी में बोलना पड़ा लो। माहौल थोड़ा खुशनुमा बनाइए, क्योंकि एक हमारे समाज में ऐसे काम होने जा रहे हैं जो जीवन में पहली बार हो रहे हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो माफी चाहता हूं, पर आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम आके ये 85 बच्चों का हौसला अफजाई करें। बाबू भाई साहब प्लीज कम ऑन द डाइस, प्लीज कम, ताकि एक माहौल बनाए हम अपने बिरादरी में कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उसकी कोई ना कोई तो नोटिस कर रहा है, कोई ना कोई बंदा तो उसको फोकस में ले रहा है। हाँ, साबुद्दीन अली साहब, पप्पू भाई बटवा, नजरू अली साहब, आप सब आइए, ऊपर आइए। आप ही का काम है, आप ही के नक्शे कदम पे हम लोग भी चल रहे हैं। प्यारे अजीज दोस्त फजल भाई दिखाई नहीं दे रहे मुझे, कहाँ है? कई बाजू से। अरे फजल भाई खड़े हो यार, आपको सबसे पहले आना है, आपको बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्लीज कम ऑन द डाइस। तो उस चीज का गर्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस चीज का गर्व होना चाहिए कि यस, हम ट्रस्ट के आदमी हैं और हम कौम की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, कौम को डुबाने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, वो पता नहीं, हम दिखाए थे, वो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दिए हैं या क्या किए, हमको डिटेल जानकारी नहीं है उस पर। नहीं, उसमें क्या आपको पेमेंट करना है सर, इसका ट्रांसपोर्टेशन का। ये आपका कुछ अलग साउंड चल रहा है ना सर, 550 में 585 फाइनल है। मोहम्मद आतिफ, नासिर हुसैन, इधर से हम आपका जाए बता। हाँ, अजान मौका मालूम आम निकले मोहम्मद आसिफ होगा, हैरानुद्दीन लोहार, खालिद हुसैन लोहार, सर आप पठान मरहबा, जाहिद खान, लोहार अक्षर बानो, इस्लाम भाई की जिंदगी में लोहार अक्षर बानो, इस्लाम फजल पठान, बहुत और तालियां। सफीरा लोहार, सफीरा लोहार, सानिया बानो, मोहम्मद सोहेल लोहार, मुनजा, सारा बानो लोहार, ओके, सारा बानो लोहार, माहिनुल मुगल, माहिनुल मुगल, हमारी बहनें बहुत आगे हैं, इसमें 2000 तालियां हो जाए हमारी बहनों के लिए। सदीर अशरफ लोहार, समीर, मोहम्मद आयन लोहार,
बच्चों के साथ में ग्रुप Alena, Elvira Banu, Abda, Muhammad Ayan, Ashiana Banu, Khushbu Banu, Sejal Kawar, Muhammad यामिन लोहा, अगर कोई पेरेंट हो तो पेरेंट आता है। सबनुल लोहा, फलक, आफरीन लोहा, गफ्फार भाई स्टेज पर आए। गफ्फार भाई उनको याद है, वो बोल रहे हैं। मोहम्मद तौकीर, फारिद भाई इमरान, फारूक भाई इमरान, गुलजेर लोहार, मोहम्मद उवैस, आगे लोग गई हमारे बहने आमिर लोहार, मोहम्मद माही, माशाल्लाह हमारी बेटियां आगे आ रही है। भूख लगी हो टेंशन मत लो, आगे ज्यादा बचेंगे। मोहम्मद अली लोहार, आपका हुसैन, फलक नाज लोहार, नाजिया बानू, अक्षर बानू लोहार, सबा नहीं, बयान मोहिद्दीन लोहार, सर्टिफिकेट में आप स्टेज पर जाइए। जिनका बच्चा भी रह गया ना तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए आप, और नाम बता दीजिए। नाम बच्चे पता है क्या मेरे हमारे भाई फोटो पास હવે જે વિદ્યાર્થી મિત્રોના સર્ટિફિકેટ લેવાના બાકી છે, પ્રોગ્રામ પતી છે, જેટલા બી બોયઝ છે કે એમને શોખ હશે, એક ગોલ સેટ માટેની વાત કહેવા માંગુ છું કે સચિન તેંડુલકર 2007માં ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્રિકેટ ઓડીઆઈ રમવા ત્યાં ગયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં. હવે ત્યાં જઈને જોવે છે, રમે છે, ક્રિકેટ ચાલુ હતી. બ્રેડ હોગ નામનો બોલર છે, કદાચ ઓળખતા હોય. યુવરાજસિંહે 6 બોલમાં 6 છક્કા ઠોક્યા હતા જેને. એ બોલરને સચિન તેંડુલકરને આઉટ કરી દીધો અને એનું સેલિબ્રેશન કંઈક અલગ લેવલનું હતું. એટલે સચિનને થોડું દુઃખ થયું કે આ વ્યક્તિ નવો છે, એ મને આઉટ કરી દીધો અને સેલિબ્રેશન થોડું એક્સ્ટ્રા લેવલનું કરી રહ્યો છે. એને એ વખતે એને કીધું, બોલ સાઇન કરીને આપણે કીધું કે આ તારો પહેલો ને છેલ્લી મારી વિકેટ, હું જ્યાં સુધી રમીશ ત્યાં સુધી હું તારી ઓવરમાં ક્યારે આઉટ નહીં થઉં. સચિને પછી બ્રેક હોર્ડની જે બોલિંગ હતી એ ટેકનિકના અંદર એને બહુ મહેનત કરી અને જ્યાં સુધી સચિન રિટાયર થયો 2011 સુધીમાં, ત્યારે પણ બ્રેડ હોગ જે છે એની વિકેટ ના લઈ શક્યો. તો અહીંયાથી સ્ટોરી આપણે સિમ્પલ એક જ વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે જો તમે કોઈ વસ્તુ ડિસાઇડ કરી લો છો અને એના પર જો મહેનત કરો તો 100% તમને સફળતા મળે છે. જયપુરી લુહાર સમાજ એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન વિદ્યાર્થીઓના આવા જ ગોલ માટેના ગોલ સેટનો રસ્તો બતાવવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. ગોલ સેટ તો તમારે પોતે જ કરવાનો છે જાતે, કે કઈ રીતે તમારી લાઈફમાં તમે પોતે સક્સેસ થશો
એ તમારે જોવાનું છે, પરંતુ જે સલાહ સૂચન જે જોઈએ, કારણ ઘણા બધાને કેવું છે રસ્તો મળતો જ નથી, તો રસ્તો એન્ટ્રી અપાવવાનું કામ અમારી ટીમ કરી રહી છે. તમારું કાઉન્સિલિંગ કરશે, કયા કયા સ્કોપ જે અવેલેબલ છે માર્કેટમાં, શાની ડિમાન્ડ છે, કારણ કે માર્કેટની ડિમાન્ડ ક્યારે ખબર પડે, જે લોકો માર્કેટમાં કામ કરતા હોય એમને જ ખબર હોય. તો મિત્રો તમે પણ અહીંયા માર્કેટમાં જયારે ઉતરશો, 10મું ધોરણ હતું તમારું, એ તમારું એક એન્ટ્રી લેવલ છે, તમે 11માં એડમિશન લઈ લીધું હશે, એના પછી ઘણી બધી જનરલી હું ટીચિંગ ફિલ્ડથી જ છું એટલે મને ખબર છે. પહેલા પણ હું જયારે એક મિટિંગ હતી ત્યારે હું કીધું હતું કે લેક ઓફ નોલેજ, જયારે એક્ઝામ હતી ને ત્યારે મેં એક સ્ટોરી કીધી હતી, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. સ્ટોરી એવી જ હતી કે આપણને જ્યાં સુધી નોલેજનો અભાવ હોય છે, નોલેજ આપણી પાસે હોતું નથી, ત્યારે આપણે ઘેટા બકરાવાળી પ્રથા આપણા અંદર હોય છે કે મારા બાજુવાળાએ આ ફિલ્ડમાં એડમિશન લીધું, હું પણ એ જ ફિલ્ડમાં એડમિશન લઈ લઉં, પરંતુ એની પાસે નોલેજ હોતું નથી. તો મિત્રો આપણે નોલેજ થોડો ભેગો કરીએ, આપણે કઈ કઈ ફિલ્ડ આપણે માટે હોય છે અને દરેક ફિલ્ડ ચોઈસ કરી અને એના અંદર આપણે આગળ વધીએ, એવી હાર્દિક શુભકામના સાથે મારી વાણીને અહીંયા હું સમાપ્ત કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. अब आपके सामने टॉप 3 अनाउंस होने जा रहे हैं, तो सब लोग शांति बनाए रखें. बता दूं मैं तुम लोगों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देना एक एप्रिसिएशन है. जिन लोगों की फर्स्ट सेकंड थर्ड या उसके बाद कोई रैंक नहीं लग रही है ना, वो उसको यूं नहीं समझे कि हम किसी से पीछे हैं. ठीक है ना? असल बात तुम लोगों ने एग्जाम दिया ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई. अब जब पोस्ट है 3 ही है तो वो तो 3 ही आएंगे, उसमें आप और मैं क्या करेंगे? अगर सिक्के को फॉलो हो तो हेड और टेल में तो कोई एक चीज ही आनी है. तो आप कभी भी ये नहीं समझना कि हम लोगों में पैसे से फायदा पहुंचाना कभी मकसद था ही नहीं, इल्म से फायदा पहुंचाना ये मकसद है. ठीक है भैया, प्राइज भी मिलेंगे, कैश भी मिलेगा. तो जिस बच्चे को नहीं मिले ना, वो ये नहीं सोचे कि यार हम लोगों को असल में पैसा तो बेटा जिस दिन तुमने इल्म हासिल किया ना, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा यूं. ठीक है ना? असल में कोई बच्चे आए हैं, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं. हम सबसे पहले अनाउंस कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जिन्होंने थर्ड रैंक हासिल करी है. ऐसे हमारे पास हमारी लोहार बिरादरी के होनहार 2 बच्चे हैं. पहले तो इसी पे ताली बजाएं. मतलब तुम लोगों ने इतना अच्छा पेपर दिया है तो इन 2 बच्चों ने कि तुम दोनों के नंबर एग्जैक्टली सेम आए. अब एग्जैक्टली सेम आए तो ये हमारे लिए परेशानी है, लेकिन तुम लोगों के लिए अच्छा है कि तुमने एक पोस्ट पर 2 लोग आ गए फिर. ठीक है, तो मैं अब नाम ले रहा हूं उन बच्चों के, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनमें से कोई यहाँ होगा और होना ही चाहिए. जो थर्ड रैंक हासिल की है 2 बच्चों ने, उसमें से पहले बच्चे का नाम है हम्माद लोहार, फरीद भाई मारोड़ के कालू वडाली. जोरदार तालियां बजाएं. इससे पहले यहाँ पर बुलाऊंगा ये इनाम देने के लिए हमारे इरफान भाई पहले से मौजूद है. और दूसरे जिन्होंने थर्ड रैंक हासिल की है, दूसरे कैंडिडेट है हमारे इस वाले एग्जाम के, वो है मोहम्मद हुसैन. तालियों में मजा नहीं आ रहा है. 1 रैंक पर 2 जगह तालियां आती भी नहीं है. तालियां हो जानी चाहिए. बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब यहाँ पहले से मौजूद है. बहुत मुबारक है बच्चे को. आप चेक के साथ फोटो लीजिए, लेकिन दोनों बच्चों ने प्राइज मनी हासिल करिए. प्राइज मनी हासिल करना कमाल नहीं है, इस जगह को बिल्कुल ले आएंगे, तो कर आए वो इम्पोर्टेंट है. साउंड का आवाज थोड़ा कम कीजिए. मोहम्मद हुसैन सर, इनको मैं यहाँ क्यों लाया? मैंने आपको बताया तो थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था जयपुर का कि एक बंदा एसडीएम रहता है, हाफिज कुरान था, उसने तरावी पढ़ाई है. आप लोगों को जानकर इतनी खुशी होगी कि जिस बच्चे के ये वालिद खड़े हैं, ये बच्चा आलिम बनने वाला है. तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मदरसा और स्कूल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लाइट ईयर्स वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप दीन के साथ
की दुनिया को यहाँ तक ला सकता हूँ। मोहम्मद हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया हूँ कि आपने बच्चों को तालीम से नवाजा। हम एक डायरेक्शन के अंदर तो भागने की एनर्जी डालती है, लेकिन दूसरी को पकड़कर भागे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मोहम्मद हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए, यहाँ बैठे हुए बच्चों के लिए बस 15-20 सेकंड, 1 मिनट जो भी है, पर बोले जरूर। और रतन करके जो है और जो भी है ना वो आलिम पढ़ा है, और हाफिज है ना लॉकडाउन के अंदर 6 महीने और 10 दिन में घर बैठे ही उसने हाफिज हो गया था। और अभी 1 साल उसका ये रमजान में फारिग हो जाएगा, आलिम का भी पूरा कर रहा है। और साथ में है ना इसने 10वीं की भी एग्जाम दी थी, इसमें 80% आए थे इसके। इसके लिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ नाम पठान कबीर खान, मासूम खान, मोड़ासा, गुलेरगंज, तालुक। जोरदार तालियां हो जाए सेकंड विनर के लिए। और ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, इनके पेरेंट्स उनको हाथ में ले जाए। एक मिनट शुरू करो, नाम आए। राशि दी जाती है सेकंड विनर को। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पठान कबीर खान। तो मैं अब फर्स्ट प्राइज का अनाउंस कर रहा हूँ। फर्स्ट प्राइज जो हमारे एजुकेशन टीम की तरफ से और जिसने हासिल किया है स्कॉलरशिप एग्जाम में, उनका नाम है मोहम्मद सुहेब लुहा। जोरदार तालियां हो जाए। ₹51,000 जयपुरी दुआ समाज ट्रस्ट की तरफ से। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। बच्चे की खुशी कोई नहीं पागल है। देख ले एक बार खाली हाल तो वो रहा अभी मोहम्मद भाई रिंगल्स के जो मैं मोड़ासा से हूँ और मैं 10वीं पास करके अब 11वीं साइंस में बायोलॉजी डी ग्रुप लिया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पहला मुकाम हासिल किया है। थैंक यू फॉर एवरीवन। कंग्रेचुलेशन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। अब हम कार्यक्रम पहले तो ये बता दूं, फीमेल है, एक ऐसी लड़की का नाम लेने वाला हूँ जिसका क्राइटेरिया के अंदर सिलेक्शन नहीं होना है और नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये एग्जाम 10th के बच्चों के लिए था। बच्चा भले 10th में फेल हुआ है, पास हुआ है, कोई भी डिवीजन लगा हो, वो बच्ची ऐसी थी जो 10th के ऊपर थी, तो हम उसको एग्जाम में ला नहीं सकते थे। लेकिन ये उसके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ। पूरी टीम करती है, जिसने हमारी टीम से बहुत रिक्वेस्ट करी कि तुम लोग सिर्फ मुझे एग्जाम देने दो, अगर मैं गलती से भी टॉप 3 में आ गई तो मुझे इनाम मत देना। अब तुम बताओ कि अगर अपनी बच्ची टॉप 3 में आ जाए तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो समझते होंगे कि वो टॉप 3 में थी, वो टॉप 3 में वो बच्ची थी
लेकिन क्योंकि उसूल के मुताबिक हमको उन्हीं बच्चों को इनाम तकसीमात करने थे जो 10th के बेस पर बच्चों ने एग्जाम दिया है। वो बच्ची हायर क्लास में थी, हमने कमेटी से डिस्कस किया, टीम से डिस्कस किया, उसको एग्जाम के लिए अलाउ किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची ने टॉप 3 में जगह बनाई थी और मैं उसका नाम ले रहा हूँ ताकि उसको हौसला अफजाई करने के लिए उसको सर्टिफिकेट दें और यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई करें। बहुत तालियों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप उनको बहुत तालियां बजाएं ताकि मैं उनको दावत दे सकूं। मुस्कान बानो, साबिर भाई, ये कितना की दावत है हमारी बहन के लिए। मैं बाकी लोगों से गुजारिश करूंगा कि टॉप 3 के अलावा जो लोग ऊपर हैं स्टेज पर, वो सामने आकर बैठ जाए ताकि एक ग्रुप फोटो भी लेना है और टॉप 3 के भी फोटो लेने हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इसको पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है मैं जीएसटी पढ़ रहा हूँ। मैं हकीकत कह रहा हूँ। मेरे को अभी आते किसी ने चीज बोली थी कि यार नाम ही काफी है, तो एक तो मेरे डिपार्टमेंट का नाम काफी है, वो तो मानते ही हो आप, ये नाम भी काफी है, JLST। आप लोगों की कोशिशों का सलूट है इस्लाम साहब, और मैं हमारी टीम की तरफ से जयपुर लोहार समाज ट्रस्ट को हम लोगों ने एक मोमेंटम यहाँ पर हम देना चाहते हैं। इनकी कोशिशों का सलूट है। सलाम है, अल्लाह ताला इस तरह की चीजें हमेशा कायम रखे, कोशिशें। वेट ये एक सड़क है, सड़क पर बहुत जिंदगी आती है, सब आती है, लेकिन ये सड़क जो है ना सभी को मंजिल पे पहुंचाती है। मेरे बहुत बहुत तालियां। तो उस जज्बे को एक बार जोरदार तालियों से हम सलाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि लास्ट जो 21/5 को हमने इज्तिमाई शादी की थी गुजरात में जयपुरी लोहार समाज ट्रस्ट की ओर से, उसमें जितने भी डोनर थे, जितने दाता थे, उनका हमने एक अवार्ड से सम्मानित किया था सभी को। उसमें 2 अवार्ड रह गए थे, वो मैं आज आपकी गवाही में, आपकी हाजिरी में, आपके समक्ष उनको देना चाहूंगा और उनकी जो कौमे खिदमत की जो जज्बा है उसको सलाम करना चाहूंगा। तो फर्स्ट मैं रिक्वेस्ट टू मिस्टर प्लीज। आज मजा आ गई है, आनंद आ गई। और एक अवार्ड रह गया था, मैं वापस उनका नाम यहाँ अनाउंस करना चाहूंगा। रालसन इंजीनियरिंग वटवा, प्लीज कम ऑन द राइज। पप्पू भाई છે ને समाज ट्रस्ट में अभी तक बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है। उसमें से जो टॉप 15 है वो आज हमने इस लिस्ट में, जिन्होंने अभी तक नंबर पर है सिकंदर हाजी वली भाई लोहार वटवा। इन्होंने ट्रस्ट में अभी तक 5,03,491 रुपए डोनेट किए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। हमारा प्लान, फ्यूचर जो प्लान है हमारा प्लान ये है कि अभी जैसे यहाँ का सेमिनार हुआ है, इससे बाकी इलाकों में भी सेमिनार हुए हैं, करेक्ट। वो सेमिनार हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपके पास एजुकेशन टीम से फोन आएंगे। किस चीज के लिए फोन आएंगे? क्वेरीज करने के लिए कि आप किस स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप मैथ से हैं, आप किस स्ट्रीम से, वो पूछने के लिए वो कंफर्मेशन आपको देना है। ग्रुप से आपको एग्जिट किसी को नहीं करना है। सब मेंबर ग्रुप से प्लीज कोई एग्जिट मत होना, क्योंकि जो ग्रुप में रहेंगे कोई उन्हीं के पास आएंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो वहां पर जो पूछा जाएगा उसका आप प्रॉपर जवाब दीजिएगा जिस स्ट्रीम में है। उसके बाद क्या होगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जूम कॉल पर किसी भी जगह पे क्लासेस होगी ना, तो वो ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी। अगर आप मैथ्स के हैं तो आपको मैथ्स वाले पढ़ाएंगे, जो मैथ्स के टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे। आपको जो करना है, मान लीजिए आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले पढ़ाएंगे। अगर आप डॉक्टरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्टरी की प्रिपरेशन करने वाले पढ़ाएंगे, डॉक्टर खुद पढ़ाएंगे, करेक्ट। हमारे कुछ फील्ड में ऐसे लोग हैं जो आईटी के हैं, तो वो आईटी के लिए आपको आपके बच्चों को तैयार करेंगे, तो वो फील्ड वाइज अलग अलग सब बच्चों को पढ़ाएंगे। सेकेंडरी चीज, गर्ल्स को गर्ल्स पढ़ाएंगे और बॉयज को बॉयज पढ़ाएंगे।
ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे अपन कि गर्ल्स में बॉयज पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। वो हमारा काम है आपके बच्चों को डेस्टिनेशन दिखाना। बस आप लोगों का साथ बने रहे। आप अपने बच्चों को ये बोलते रहे कि आप इनसे टच में रहे। आप हमको कॉल करके इरिटेट करो, हम ये चाहते हैं, हम परेशान होने ही आए यहाँ पर कि आप कॉल करो हमारे को हर वक्त कि भाई हमने इसके आगे क्या करूं, मेरे को कॉलेज में ये प्रॉब्लम आ रही है, भाईजान मेरे को ये परेशानी आ रही है, इसके आगे मैं कैसे सोल्यूशन निकालूं। तो वो सोल्यूशन हम लोग आपको देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है, हमारा साथ दीजिए। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा गुजरात ट्रस्ट को, जिन्होंने हमें इतना बड़ा सपोर्ट दिया, क्योंकि इनके सपोर्ट के बगैर हम ये चीज नहीं कर पाते। हमारा काम है पढ़ाना, हम वो कर देंगे, लेकिन जो बाकी का सपोर्ट है वो सब इनकी तरफ से। तो थैंक यू पूरी टीम जो हमारे गुजरात ट्रस्ट की है। इस्लाम सर, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया किए हैं। इम्तियाज भाई, इकबाल भाई लुहार सौगढ़, इन्होंने भी ट्रस्ट में 1,11,000 डोनेट किए हैं। सुल्तान बाबू भाई लुहार पलसूद, इन्होंने 1 लाख रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं और ये अभी मौजूद भी है। जोरदार तालियां हो जाएंगे के लिए। इसाक भाई, इस्लाम भाई मिस्त्री, इन्होंने 71,000 यानी कि 71,000 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। हाजी महीनुद्दीन रसूल भाई पिंचोड़, इन्होंने 61,000 यानी कि 61,000 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। हाजी सबीर भाई जबरू भाई लुहार बड़ाली, इन्होंने 56,000 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। अब्दुल हफीज भाई अलाउद्दीन लोहार बड़ाली, इन्होंने 51,000 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। इकरामुद्दीन इदू भाई लोहार मेघरेज, इन्होंने 51,000 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। अनवर भाई जहूर भाई मिस्त्री धनसुरा, इन्होंने 50,000 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। अनवर भाई बसीर भाई लोहार बड़ाली, इन्होंने भी 50,000 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। हाजी अजू भाई हाजी इसाक भाई लोहार हरसोल, इन्होंने 44,000 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। और रशीद भाई अब्दुल रज्जाक भाई लोहार मानसा, इन्होंने 41,786 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। और आखिर में जाहिद भाई सिराजुद्दीन लोहार मोड़ासा वाले, जिन्होंने 40,000 रुपए ट्रस्ट में डोनेट किए हैं। जोरदार तालियां हो जाए तमाम डोनरों के लिए। ये लिस्ट आपको इसलिए देना चाहते हो, आप जिसको भी देना चाहते हो उसका नाम ट्रस्ट को भेज दो। वो आपकी कुल अमाउंट में से आप जितना अमाउंट बोलोगे हम उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो आप जहां जकात पहुंचाना चाहते हो वहां जकात पहुंच जाएगी और आप बाय चेक जकात दे सकते हो। तो आप उसको क्लेम कर सकते हो एज ए डोनेशन, जो आज की तारीख में बुक्स में क्लेम नहीं होता है, वो आप क्लेम कर पाओगे अगर हमारे साथ में ये ट्रांजेक्शन करते हो। तो वी विल प्रोवाइडिंग टू परमानेंट रिसिप्ट विद पैन नंबर, तो वो आप उसको क्लेम कर लेंगे कि ये इतने गुजरात लोहार समाज ट्रस्ट को हमने डोनेशन दिया है। उसके साथ में आप मुझे एक लिस्ट भी दे सकते हो कि भाई जो भी मैंने एक्स अमाउंट दिया है उसमें से आप वाई अमाउंट इन लोगों को पहुंचा दो, तो वो हम पहुंचा देंगे। और ये एक बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ जकात की मैनेजमेंट हो रही है। और जो पैसा फिर उसमें से हमारे पास बचता है, वो पैसा हम जितनी भी हमारी समाज की बेवा औरतें हैं या जो तकलीफ में है या जिनको जकात चलती है उन तक पहुंचा के उनकी हेल्प करने का काम करते हैं। तो ये आपके नोटिस में रहे। और इसके अलावा कोई भी आदमी कभी भी ट्रस्ट को डोनेशन देना चाहे तो एनी टाइम हमारा QR कोड हमारे व्हाट्सएप अकाउंट नंबर पे है ही, व्हाट्सएप नंबर पे, वहां से आप QR कोड लेके डोनेट कर सकते हो। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डोनेशन दे सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी डोनेशन दे सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे वो सारा पैसा दे दो, पर जितना हमारे पास फंड होगा उतनी ज्यादा तरक्की की स्पीड बढ़ेगी। और ये सब लोगों को सोचना चाहिए कि मैं जो भी पैसा कमा रहा हूं उसमें से अगर कुछ पैसा मेरा पर्सनल पैसा अगर मेरी बिरादरी के काम में आता है तो उससे ज्यादा नसीब वाला आदमी कोई होगा नहीं। सही है। मैं अपनी बात बताता हूं, एक पर्सनल बात है कि जो मैं पैसा अभी ट्रस्ट को डोनेट कर रहा हूं या ट्रस्ट में जो भी खर्चा कर रहे हैं, और आपने एक चीज देखी, मैंने जो आपको एक हिसाब दिखाया था, उस हिसाब में ये हमारा प्रॉमिस है पूरी टीम का, हम एक पैसा भी अपना खर्चा ट्रस्ट में नहीं लिखते।
चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो स्टे का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे हमारे ट्रैवलिंग का हो, चाहे एयरलाइंस का हो। हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, पूरे भारत में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पर वो कोई भी खर्चा हम उस पैसों में से नहीं करते, वो हम अपना पर्सनल यूज करते हैं, हमारा खुद का क्रेडिट कार्ड यूज करके वो करते हैं। क्योंकि जो पैसा आपने जिस काम के लिए ट्रस्ट को दिया है ना, आपका पैसा उसी में जाना चाहिए। वेरी शॉर्टली, वेरी सून वी विल प्रोवाइड ऑडिटेड बैलेंस शीट टू ऑल पीपल, कि उसमें आप देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर की साइड पे देयर इज नथिंग, जीरो अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, जीरो अमाउंट ऑफ फूड पर्सनल एक्सपेंडिचर। इससे ज्यादा गारंटी और क्या चाहिए। हम लोग करीब 70 साल से, फिर वापस मैं वहीं आ जाऊंगा क्योंकि दिल में दुखता है, 70 साल से लोगों को दंड ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं। 3000 खुला आबा दो, 2000 खुला आबा दो, बारात लेट होगी 1000 रुपया दंड आबा दो। वो आज खटा है कुलगंज से पूछो। तो देखो, समाज को मजाक न समझते हुए बहुत सीरियस लेके हम अपने बिरादरी का जो डेवलपमेंट चाहते हैं ना, वो डेवलपमेंट हम तभी ला पाएंगे जब हम सब एक हो जाएंगे, हम सबकी आवाज एक हो जाएगी। आज ये अल्फाज मैं बोल रहा हूं, मेरा वर्ड है, मेरी आवाज है, वॉइस मेरा है, पर ये भावना है आप लोगों की जो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ जबान मेरी। तो आप लोग जब तक उस जज्बे के साथ खड़े नहीं होंगे लोगों के सामने, तब तक आपका मिसयूज होता रहेगा और तब तक आपके कौम में तरक्की का आप सपना कभी मत देखो। आज जो कार्यक्रम स्टेज पे हुआ है, आज ये अहमदाबाद की धरती पे जो हमने कार्यक्रम किया, क्या आप सोच सकते थे कि किसी पंचायती के मंडप में ये कार्यक्रम हो सकता है? तो इस चीज का हम सबको गर्व होना चाहिए कि आज जिस तरीके से हम लोग ये मुहिम को चला रहे हैं, अल्लाह से दुआ करिए और सपोर्ट करिए कि ये मुहिम कभी बंद ना हो, किसी के डराने से या किसी के धमकाने से या किसी के बहकाने से। ये मुहिम कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं कल हूं या ना हो, आप लोगों की जिम्मेदारी है इस मुहिम को चलाएं। शुक्रिया। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम एक अच्छा स्नैक्स लेंगे बाहर जाके, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई खास प्रोग्राम नहीं है। मैं हाजी सिकंदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और आप सबका शुक्रिया अदा करें, वोट ऑफ थैंक्स करें और इस कार्यक्रम को हम समाप्त की तरफ ले जाएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। कोशिश करने वालों की कभी नर ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नर ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डूब किया सिंधु में, डूब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलके नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। और अंतिम बात है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुरी लोहार समाज ट्रस्ट आप सभी का शुक्रिया अदा करता है, आप लोग यहाँ पर आए और आज आप यहाँ से जो कुछ भी सीख कर गए हो उसे दूसरों तक जरूर पहुँचाएं। ना ये